नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल। जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आके इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। गुड इवनिंग टू ऑल। हेलो बेटा, हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो भैया क्या हाल चाल है? सब बढ़िया चल रहा है? बताओ जल्दी जल्दी से बता दो, फटाफट से बता दो, सब बढ़िया चल रहा है नहीं चल रहा? जल्दी से बोलिए, फटाफट से बोलिए। हेलो बेटा जी। चलो तो भैया आज हम क्या करने वाले हैं? तो आज हम जो है एक अपने सिलेबस का आखिरी चैप्टर करने वाले हैं। इसके बाद एक क्लास और लूंगा जिसमें वो एक्स्ट्रा क्लास होने वाली है, जिसमें मैं आपको मैप करवा दूंगा। संडे को लगा देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो टेक्निकली देखा जाए तो आज ये आपकी आखिरी क्लास होने वाली है। वैसे इसके बाद संडे को भी एक क्लास लूंगा मैं, बट ठीक है, आज ये आपकी आखिरी क्लास है। इसके बाद एक क्लास संडे को और लूंगा जिसमें मैं पूरा मानचित्र करवाऊंगा। तो भैया ये बताओ कैसी फीलिंग आ रही है यार? मतलब बहुत ही टाइम से जो है अपनी क्लास चल रही थी ये, और सच में यार, मतलब मजाक सेट के बता रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा मिस करने वाला हूं मैं तुम्हें। क्योंकि यार इतने टाइम से अब तुम क्लास लेते रहते हो ना, तो तुम्हें बच्चों से ना अटैचमेंट्स हो जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं मुझे हो गए हैं। अब ऐसा नहीं है, तुम्हें लग रहा होगा शायद मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। ये भी एक पूरी एक डिजिटल दुनिया है, ठीक है। यहाँ पर भी कनेक्शंस बनते हैं, और यहाँ पर भी थोड़ा सा खराब खराब तो लगता है ना। क्लियर हुआ ना? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुलाकातें होती रहेंगी आगे। ऐसा नहीं है क्लासेस लगना बंद हो जाएंगी। संडे को हमारी मैप की क्लास होने वाली है, जो मैं एक्स्ट्रा क्लास लगा रहा हूं, क्योंकि मैप बहुत जरूरी होता है। एक मैप की क्लास में आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो भी आपकी क्लासेस लगेंगी बीच बीच में, वो सारी की सारी क्लासेस रिवीजन क्लासेस होंगी, रिवीजन पर्पस के लिए होंगी। टेक्निकली देखा जाए तो ये सारी जो हमारे जो लेक्चर हुए हैं, आप ये बताओ कि अब तक तुम्हें मजा आया था हमारे, मतलब मेरे साथ अच्छा लगा था तुम्हें? और हाँ, एक बच्चा कह रहा था सिर्फ वीडियो कॉल। हाँ बिल्कुल, आज मैं वीडियो कॉल भी करने वाला हूं। मैंने बोला था ना, प्रॉमिस किया था, आज की क्लास में भी वीडियो कॉल करूंगा, अगली क्लास में भी वीडियो कॉल करूंगा, ठीक है ना। एक मिनट रुक जाओ, बस एक मिनट, तुम्हारे कॉमेंट्स थोड़े से दिखना बंद हो गए। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। बुरा लग रहा है? और हाँ, आज का एजेंडा क्या रहने वाला है? आज ना हमें इस चैप्टर को खत्म करना है। खत्म बिल्कुल, मतलब बिल्कुल खत्म करना है। आगे फर्दर नहीं खींचना इस चैप्टर को। इन केस अगर रह भी गया तो संडे को अगर मैं मैप करवाता हूं, तो मैप से पहले जो भी एक आध दो टॉपिक रह जाएंगे वो मैं करवा दूंगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को इसी लेक्चर में खत्म करना है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, और जिसमें हम अपने ही बारे में बात करेंगे, जनसंख्या के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। क्लियर हुआ? चले ठीक है। तो भैया बहुत कर ली बातें यार बीच बीच में। अरे कोई बात नहीं बेटा, मिस तो हम भी बहुत करेंगे तुम्हें, क्यों। हाँ हाँ, वीडियो कॉल करेंगे आज, पक्का वीडियो कॉल करूंगा आज, तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूं वीडियो कॉल करूंगा, ठीक है। क्लियर हुआ ना? चले चले, कोई बात नहीं। देखो इतना मायूस नहीं होते यार। अभी तो 9वीं के बाद 10वीं में भी तो आओगे, 10वीं में हम मिलेंगे, क्या दिक्कत है? 10वीं में भी मुलाकात होगी भाई, इतना आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा मैं। चले चले, तो एक काम करो, फटाफट से मुझे थम्स अप दे दो, जल्दी से पढ़ लेते हैं, जल्दी से इस चैप्टर को खत्म कर लेते हैं, जल्दी से, बढ़िया से, एकदम मजे से पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों, क्या बोलते हो? हैं? चलो ठीक है, तो सारे बच्चे एक बार थम्स अप दे दो मुझे, ऐसा करिए जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से। टूर चलेंगे बेटा, बिल्कुल चलेंगे। तुम बस अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, यहां पर तुम्हें बुलाऊंगा, तुम्हारे साथ घूमने चलूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छे नंबरों से पास होके दिखाओ पहले, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए चलिए, बिल्कुल चलेंगे, सबके साथ चलेंगे। चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो एक काम कर लेते हैं थोड़ा सा, अब थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं किस चीज पर, थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दे लेते हैं। और क्योंकि आज आखिरी चैप्टर है, तो मैं चाहता हूं ये जो चैप्टर है वो तुम्हारा यादगार चैप्टर बन जाए। इतने अच्छे से आज का जो है लेक्चर हम देखने वाले हैं। थोड़ा सा अगर टाइम भी लग जाए ना, आज देखो, आज थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। वैसे ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, बट क्योंकि मैं वन शॉट टाइप करवा रहा हूं, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर नहीं है ये, क्योंकि 2 या 3 लेक्चर में खींचने का इस चैप्टर का कोई मतलब नहीं है। आज हम इसको आज के ही लेक्चर में खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो हो सकता है थोड़ी सी क्लास लंबी भी हो सकती है, तो आज तो एडजस्ट कर लोगे। आज तो हमें भैया की आखिरी क्लास है, क्यों, आज तो एडजस्ट कर लोगे, ठीक है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो भैया अगर मैं जनसंख्या की बात करूं, तो जनसंख्या है क्या? अगर जनसंख्या शब्द को अगर तुम 2 भागों में तोड़ोगे, तो जनसंख्या शब्द को 2 भागों में अगर तोड़ देते हो, जन और संख्या। जन का मतलब होता है लोग, जो आम लोगों की बात की जा रही है, और संख्या का नंबर मतलब होता है संख्या, मतलब नंबर्स की बात हो रही है भाई, है ना। किसी चीज को आप गिन रहे हो, तो लोगों की अगर हम बात करें, लोगों की जो संख्या होती है उसको हम जनसंख्या बोल देते हैं। लोगों का एक समूह है ना, और उनकी कुछ ना कुछ संख्या होगी, 10 होंगे, 20 होंगे, 1000, 2000, 1 लाख, 3 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, तो उनकी संख्या को हम क्या बोल देते हैं? जनसंख्या बोल देते हैं। अच्छा, अब यहां पे सवाल यह आता है कि सर एक बात बताओ कि जनसंख्या के बारे में हम पढ़ते क्यों है ना। पहले बात, सबसे पहली चीज तो यही है कि ना खुद से सवाल पूछा करो हमेशा। सवाल पूछना है मतलब कैसे पूछना है? सवाल ये पूछना है कि जब भी कोई काम करो, खुद से सवाल पूछो, सामने वाले सवाल पूछो कि ये चैप्टर पढ़ने का मतलब क्या है। अब मैं तुमसे, तुम्हारे सामने एक सिचुएशन रखता हूं, बहुत ही प्यारी सिचुएशन रखता हूं, सोच के देखो जरा, कि मान के चलिएगा इस पूरी दुनिया में कोई हो ही ना, कोई इंसान ही ना हो, इंसानों के बिना ये दुनिया है।
तो समझो ये जो इंसान ही नहीं होंगे तो जो भी आपको आसपास चीजें दिख रही हैं ये कैसे दिखाई देंगी आपको। ये जितनी भी आपको आकृतियां बनी हुई दिखाई देती हैं, बड़े बड़ी जो संरचनाएं दिखाई देती हैं आपको, ये तुम्हारा इंटरनेट, ये तुम्हारा है ना, जो भी तुम्हारे पीछे जो स्क्रीन दिख रही है, ये जो तुम्हारा लैपटॉप, तुम्हारा फोन, तुमने जो कपड़े पहन रखे हैं, मसाले, खेती वेती, ये सब कौन कर रहा है सर? ये मानवों के द्वारा ही किया जा रहा है। मतलब कहने का यह है कि हमारे पूरे धरती पर जो भी प्राकृतिक संसाधन है, जो भी प्राकृतिक संसाधन है, इनका कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, इनका कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक कि इंसान जो है अपना दिमाग ना लगाए। यानी कि कोई भी प्राकृतिक संसाधन को भी इस्तेमाल करने के लिए क्या चाहिए सर? उसके लिए कौशल चाहिए, जिसको हम स्किल्स बोलते हैं। स्किल्स चाहिए नहीं चाहिए? आप बताइए, स्किल्स चाहिए या नहीं चाहिए? आप बताइए, चाहिए नहीं चाहिए? बिना स्किल्स के, बिना कौशल के आप उन संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं? बताइए आप, बताइए आप। ये जो इतनी बड़ी स्क्रीन दिख रही है आपको, तुम्हें क्या पता होगा कि स्क्रीन को खोलोगे तुम्हें, है ना, जो भी अंदर दिखेगा उसको किसने बनाया? भगवान ने बनाया या फिर ऊपर से कोई किसी ने गिराया था? नहीं, इंसानों ने अपने कौशल का इस्तेमाल किया है। तुम्हारा जो फोन है, तुम्हें पता है इसके अंदर क्या क्या लगा होगा? जो भी चिप्स वगैरह लगी होती हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान यूज किए जाते हैं, तुम्हें पता है उसका क्या लॉजिक है, कैसे बनाया होगा वो, जो तुम्हारे फोन में सिग्नल आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो चीजें हैं वो इंसानों के द्वारा ही की जा रही हैं। सही पूछो तो संसाधनों का इस्तेमाल भी इंसानों ने ही करना सीखा है, क्योंकि अगर उस संसाधन को हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो वो संसाधन जो है वो किसी भी काम का नहीं है। और ये संसाधनों का इस्तेमाल करता कौन है? तो हमारे लोग करते हैं। और लोगों की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर क्या आती है? हमारी जनसंख्या आती है, ठीक है ना। और यहीं से क्या हुआ? यहीं से जो है हमारा चैप्टर शुरू होता है। फटाफट से बताओ, जल्दी से, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। इतनी चीजें क्लियर हुई? इतनी चीजें क्लियर हुई? चलिए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। क्लियर हुआ? हाँ ना, जल्दी से बताइए फटाफट। इतनी चीजें क्लियर हुई? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। चलिए, तो अब हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं? सबसे पहले हमेशा की तरह जैसे हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, तुम्हारी किताब से ही लाया हूं, कहीं भी ये चैप्टर मैं बाहर से नहीं लाया, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हां, तो भैया आज हम क्या करेंगे सर? आज हम क्या करेंगे? आज सबसे पहले हम जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में, इस चैप्टर का जो परिचय है इसके बारे में जो हम बात करेंगे, ठीक है ना। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम बात करें मानवों की, मानव संसाधन। पहले समझो मानव संसाधन क्या होता है। देखो, हम सब मानव हैं, हम सब मानव हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? समझो पहले कि हम सब क्या, हम सब मानव हैं। अब संसाधन का मतलब क्या होता है? संसाधन का सिंपल सा मतलब होता है, संसाधन का सिंपल सा अर्थ होता है कि कोई भी एक ऐसी चीज जो हमारी जरूरतों को पूरा कर रही है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं सर? उसको हम संसाधन बोल देते हैं, कोई भी चीज। अब समझो कि जितने भी और संसाधन है, जितने भी प्राकृतिक संसाधन है जो हमें किससे मिले हैं, जो हमें इस नेचर से, इस प्रकृति से मिले हैं, इनका कोई इस्तेमाल करने का कोई तुक नहीं है जब तक इंसान अपना दिमाग इस्तेमाल ना करे। मतलब कहने का यह है कि सारे जो संसाधन है तो बेकार ही है। जब तक इंसान अपने कौशल का, अपने स्किल्स का यूज नहीं करेगा, वो संसाधन बेकार है। यानी कि मानव भी खुद क्या है? मानव भी खुद एक अपने आप में ही संसाधन है। और सही पूछो तो मानव ही सबसे ऊपर आता है। मानव संसाधन, जितने भी दूसरे संसाधन है उनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा मानव संसाधन है। क्यों? क्योंकि बाकी के जो संसाधन है ना वो बेकार है। वो बेकार है जब तक उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और उनका इस्तेमाल कौन करता है? तो मानव करता है। मानव कैसे करता है? तो अपने कौशल का, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर कर। तो हम भी तो अपने आप में क्या हुए? हम भी तो अपने आप में एक संसाधन हुए ना। अब एक बात बताओ, तुम जो फोन इस्तेमाल कर रहे हो, ये जो टीवी लगी हुई है सामने, कैमरा लगा हुआ है, ये इंसानों ही तो बनाया है। इंसानों ने कैसे बनाया है? जो भी हमारे प्रकृति में जो भी अलग अलग संसाधन थे उनका इस्तेमाल कर इन सारी चीजों का निर्माण किया गया है। लेकिन यहां पर सवाल फिर से वही आता है कि इंसान में दिमाग ही नहीं होता तो आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले कैमरा होता? नहीं था सर। आज से 200 साल पहले स्क्रीन थी? नहीं थी सर। आज से 200 साल पहले इंटरनेट था? नहीं था सर। तब क्या संसाधन थे? नहीं, तब भी थे संसाधन, लेकिन इंसान को इस्तेमाल करने नहीं आते थे। तो सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारे मानव संसाधन ही है भाई। बिना मानव संसाधन के तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ है ना? बोलो हाँ है ना? जल्दी से बताओ फटाफट से, जल्दी से बताइए फटाफट से। क्लियर हुआ ना? हाँ है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात। तो आप देखोगे मानव संसाधनों का निर्माण, उपयोग, मानव संसाधनों के निर्माण की हम बात करें, इनके उपयोग की हम बात करें, और आप देखोगे सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण की बात करें, यह सब किया किसने है? यह सब विकसित हुआ कैसे है? कैसे विकसित हुआ है? हमारी जो सामाजिक और आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है हमारी, हम बात करें अपने समाज की, हम अपनी अर्थव्यवस्था की बात करें, इन सबका जो विकास हुआ है उसमें आप देखोगे हमारी जनसंख्या ने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है। क्लियर? यहां पे पहली लाइन में जो है आप देखोगे यही बोला जा रहा है कि सोच के देखो ना, बिना इंसानों के पृथ्वी कैसी है? कुछ भी नहीं है, बेकार है सब कुछ। ये सब तुम जो पढ़ रहे हो ये भी किसने लिखा है? इंसानों ने ही लिखा है। तो मानव जो है वो क्या करता है? मानव जो है एक तरीके से आप देखोगे मानव संसाधनों का क्या करता है? निर्माण करता है सर।
मानव जितने भी संसाधन हैं जो हमारी प्रकृति में मौजूद है, इनका क्या करता है? इनका निर्माण करता है, इनका उपयोग करता है। हमारा जो सामाजिक और जो सांस्कृतिक वातावरण है, इसका इस्तेमाल भी कौन करता है? इसका इस्तेमाल इसको बनाता कौन है? हमारी जितनी भी, आप देखोगे जितनी भी हमारी संस्कृति है, हमारी जो भाषा है, हमारी जो शैली है, हम जो डेली मर्रा में जो चीजें करते हैं, रोजमर्रा में जो चीजें करते हैं, वो भी किसने बनाई है? सारी की सारी मानवों ने बनाई है। तो कहीं ना कहीं मानवों ने ही इन सारी चीजों को जन्म दिया है, बाकी मानवों के बिना सारी चीजें बेकार है। इसलिए यहां पर बताया जा रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं सर, इसलिए आप देखोगे हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो जनसंख्या है वो और कुछ नहीं बल्कि मानवों का एक समूह है। ठीक है, तो मानवों के उस समूह के बारे में पढ़ रहे हैं जिसके बिना कुछ भी संभव ही नहीं है। इसलिए हम जो इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। आप देखोगे जो मानव है ना, मानव, वो यहां पे फिर से वही बात बोली गई है जो मैंने आपको ऑलरेडी बोली है। मानव खुद अपने आप में क्या है सर? मानव खुद अपने आप में एक संसाधन है। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग अपनी तकनीक का इस्तेमाल करेगा, पहले ज्ञान का इस्तेमाल करेगा, उस ज्ञान की मदद से अलग अलग तकनीकों को विकसित करेगा, और क्या करेगा भाई? और वो क्या करेगा? अब इसी ज्ञान और तकनीक की बदौलत वो अलग अलग संसाधनों को इस्तेमाल कर पाता है ना? वो अलग अलग चीजों का, अपने कौशल का, अपने दिमाग का, अपनी है ना, अलग उस दिमाग के मदद से वो अलग अलग तकनीक को विकसित कर लेता है, और उस तकनीक की मदद से आप देखोगे वो उस संसाधन को और ज्यादा मूल्यवान बना देता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप सोच के देखो, लोह एस की मैं बात करूं, जिससे लोहा मिलता है। तुम्हारे घर में जो स्टील के बर्तन हैं वो कैसे बनते हैं सर? वो कैसे बनते हैं? तो वो बनते हैं लोह एस्क से। और लोह एस्क क्या है? एक चट्टान है, इसमें लोहा है। अब जब तक इंसान को चट्टान से लोहा निकालना नहीं आएगा, तब तक तुम्हारे घर में स्टील कैसे आएगी? तुम्हारे घर में लोहे का सामान कैसे बनेगा? कहीं ना कहीं उस लोह एस्क को और बेहतर जो बनाया गया है, वो किसके द्वारा बनाया गया? मानवों के द्वारा। तुम जो चीनी इस्तेमाल करते हो, चीनी किससे बनती है? गन्नों से बनती है। अब ये बताओ, तुम्हें गन्ने से चीनी बनाने की तकनीक आती ही नहीं होगी तो चीनी कैसे बनेगी? चाय कैसे पियोगे? है ना? चीनी की मैं बात करूं, खांड की मैं बात करूं, गुड़ की मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं सारी गन्ने से बनती है। अगर वो तुम जो है उस गन्ने को और बेहतर तरीके से बदलकर उसको चीनी में, गुड़ में बदल नहीं पा रहे, तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब सब बेकार है ना? वो गन्ने का रस है ना, पीते रहना बस, बाकी तो तुम कुछ बना ही नहीं पाओगे। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए कौशल चाहिए, तकनीक चाहिए, है ना? तो कहीं ना कहीं इंसान क्या करता है? इंसान जो है अलग अलग वस्तुओं को और मूल्यवान संसाधन में बदल देता है ताकि उनका और ज्यादा बेहतर इस्तेमाल हो सके। जैसे आप देखोगे, कोयले तब तक सामान्य पत्थर था जब तक मानवों ने उसको ऊर्जा संसाधन नहीं बनाया। अब जैसे मैं कोयले की बात करूं, अब इंसानों को एक टाइम की मैं बात करूं, इंसानों को नहीं पता था कि कोयले से ऊर्जा पैदा हो सकती है। तो कोयला क्या था उनके लिए? कोयला सिर्फ उनके लिए काला पत्थर था। लेकिन आज इंसान ने वो तकनीक विकसित कर ली है, इंसानों को पता लग चुका है अपने कौशल का, अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर कि भैया कोयले से हमें क्या मिलती है? कोयले से हमें ऊर्जा मिलती है। तो आज के टाइम पर कोयला क्या है भाई? कोयला एक बहुत ही जरूरी ऊर्जा का संसाधन है आज हमारे लिए। लेकिन हमें आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले नहीं पता था यह चीज। तो अब पता है, समझ में आया ना? तो कहीं ना कहीं यहां पर मानवों का बहुत ज्यादा ही जो है योगदान रहा है, इसलिए हम जो है इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। फिर आप देखो अलग अलग प्राकृतिक घटनाओं के बारे में, जैसे बाढ़ की हम बात करें, सुनामी की हम बात करें, है ना, ये सब जो है एक तरीके से आपदा बन जाती है। वो कहीं ना कहीं ये अलग अलग प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपकी जनसंख्या पर फर्क डालती हैं। आप सोच के देखो, जहां पर सुनामी आ गई है, जहां पर बाढ़ आ गई है, तो वहां पर क्या होता है? आपने देखा होगा कभी कभी, है ना, अलग अलग जगह से आपको खबर मिलती है कि किसी फलानी जगह पर सुनामी आ गई और वहां पर 10,000 लोग मारे गए, है ना? तो जब ऐसी कुछ प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी जनसंख्या को प्रभावित भी करती हैं, उस क्षेत्र को प्रभावित भी करती हैं, क्योंकि बहुत सारा जान और माल का नुकसान किया जाता है। क्लियर हुआ ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, सामाजिक अध्ययन की बात करूं, इसको एक तरीके से सामाजिक अध्ययन की नजर से हम देखें तो ये हमारा जो चैप्टर है जनसंख्या, वो एक तरीके से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। सामाजिक अध्ययन में एक जनसंख्या एक मूल आधार है, क्योंकि बिना जनसंख्या के, बिना लोगों के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये जो तुम पढ़ रहे हो, जो तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं किसी इंसान के द्वारा ही लिखा गया होगा, है ना? और आप देखोगे, क्योंकि इसी जनसंख्या के माध्यम से हम क्या करते हैं? हम समाज के अलग अलग तथ्यों को समझते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और एक तरीके से अपना विकास करते हैं। हम नेचर के अलग अलग नियम कानूनों को समझते हैं। ये बिना इंसानों के तो नहीं हो सकता सर, है ना? इसलिए हम जो इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। हम जितने भी संसाधनों की बात करें, जितनी भी आपदा आती है, जितना भी विनाश होता है ना, इन सभी का महत्व मानव ने के कारण ही बढ़ता है। क्योंकि समझो कि अगर मान के चलो हमारी पूरी पृथ्वी खाली है, पूरी पृथ्वी खाली पड़ी हुई है, बस पेड़ पौधे हैं, ना ही जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, इंसान नहीं है, तो समझो थोड़ा सा कि कोई भी संसाधन हो या ना हो, कोई फर्क पड़ेगा? क्यों? क्योंकि संसाधनों को इस्तेमाल कौन कर रहा है? मानव इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना? कोई आपदा आ जाए, फर्क पड़ेगा? कोई मानव मरेगा? नहीं मरेगा भाई, कोई मानव होगा तब तो मरेगा ना। तो समझो, ये विनाश होता है, जितनी भी आपदाएं आती हैं, जो भी संसाधन है, इनका जो महत्व है वो क्यों बढ़ा है?
इंसानों की वजह से ही बढ़ा है सर। इंसान ना होते तो शायद इनका महत्व भी ना होता। तो इस चैप्टर में आप देखोगे हम अपनी जनसंख्या की, है ना, जनसंख्या के बारे में बात करेंगे, जनसंख्या की क्या संख्या है इसके बारे में बात करेंगे हम, इसकी वितरण के बारे में, इसकी किस प्रकार वृद्धि होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। अलग अलग हम जनसंख्या के अलग अलग पहलुओं पर जो है बात करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ना? हाँ ना, फटाफट से बताओ। जनसंख्या के हम अलग अलग पहलुओं पर जो है बात करने वाले हैं। अब देखो समझो, अब जनसंख्या की जब मैं बात करता हूं तो आप देखोगे कि जनसंख्या सर कैलकुलेट कैसे करते हैं। पहले समझो जनसंख्या का मतलब क्या होता है, समझो पहले। जनों की संख्या मैंने बता दिया। अच्छा, अब देखोगे इसकी गणना कैसे की जाती है। तो हर 10 साल बाद हमारा जो सेंसस है वो करवाया जाता है, हर 10 साल बाद। जैसा आप देखोगे लास्ट सेंसस कब हुआ है, अभी 2021 में हुआ है, उससे पहले 2011 में हुआ था, उससे पहले 2001 में हुआ था। हर 10 साल बाद जो है क्या किया जाता है, हर 10 साल बाद आप देखोगे कि एक तरीके से जनसंख्या की किसी एक निश्चित समयांतराल पे, समानांतर मतलब कि किसी भी एक निश्चित समय पे, जैसे हम बात करें 10 साल बाद, है ना, 2001 से 2011, है ना, 10 साल हो गए। ठीक है, फिर 2011 से 2021 10 साल हो गए। तो एक निश्चित समयांतराल काल पर आप देखोगे कि आपको जनसंख्या की एक तरीके से गणना होती दिखाई देगी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं जनगणना। जनगणना हमारी सरकार करवाती है। अब यहां पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं सर। अब ये बताइए एक निश्चित समयांतराल पर आप देखोगे कि ये जनसंख्या जो है, इनको जो है एक तरीके से इनकी गिनती की जाती है, इसको हम जनगणना बोल देते हैं। सबसे पहली जो जनगणना है वो कब करवाई गई थी, तो सबसे पहली जनगणना जो थी वो 1872 में करवाई गई थी। लेकिन आप देखोगे ये एक सीमित जगह पर ही करवाई गई थी। कंप्लीट सेंसस की हम बात करें, पूरी जो जनसंख्या, पूरी भारत की जनसंख्या जो है, इसकी गणना कब करवाई गई थी, तो वो करवाई गई थी 1881 में पहली बार, संपूर्ण जनसंख्या। और यहां पर 1872 में किसी एक निश्चित क्षेत्र की जो है गणना हुई थी। तो उसको हम कंप्लीट जनगणना तो नहीं बोल सकते, पूर्ण रूप से इसको हम संपूर्ण जनगणना तो उसको नहीं बोल सकते। संपूर्ण कब हुई थी, 1881 में। 1872 में उस टाइम पर वाइसरॉय कौन था, तो आप देखोगे लॉर्ड रिपन जो थे, भाई साहब जो थे, इनके समय पर आप देखोगे क्या किया गया था, ये जनगणना की गई थी 1872 में। 1881 में लॉर्ड रिपन था, ठीक है ना, लॉर्ड मायो और लॉर्ड रिपन। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ ना, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। क्लियर हुआ? इतनी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, बताओ फटाफट से बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए फटाफट से। इतनी चीजें क्लियर हुई? बहत्तर की जो जनगणना है उसको लॉर्ड मायो ने करवाया था। लॉर्ड मायो थे, लॉर्ड मायो। ठीक है, और 1881 में आप देखोगे लॉर्ड रिपन थे शायद, लॉर्ड रिपन। आता नहीं, ऐसे कर लेना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्लियर हुआ? चलिए, क्लियर हुआ ना? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। इतनी चीजें आई होप क्लियर हो गई होंगी आपको, इतनी चीज क्लियर होगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं डेटा पे, अब हम थोड़ा सा आंकड़ों पे बात कर लेते हैं। अब याद रखना, इस चैप्टर से आंकड़ों से संबंधित प्रश्न पूछ ले जाते हैं। अलग अलग डेटा दे दिया जाएगा आपको, और उस डेटा को आपसे जो है कोई भी प्रश्न, उस डेटा से कोई भी प्रश्न आपसे जो है पूछ लिया जाएगा। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको डेटा थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, कुछ कुछ चीजें जो है वो आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। चलिए, जैसे मैं बात करूं भारत की जनसंख्या के आकार के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारी जनसंख्या जो है वो कितनी है ना। चलिए ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जनसंख्या का जो आकार है और इनका जो वितरण है वो कैसे है। हमारे भारत की हम बात कर रहे हैं, समझो हम किसकी बात कर रहे हैं सर, हम जो है भारत की बात कर रहे हैं। अगर मैं भारत की बात करूं तो यहां पर मार्च 2011 की कहानी बताई जा रही है। मार्च 2011 में हमारी जो जनसंख्या थी लगभग आप देखोगे 12,106 लाख थी। यानी कि अगर इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करोगे, करीबन करीबन 121 करोड़ की पॉपुलेशन थी हमारी 2011 में। और हम विश्व के दूसरे सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश थे, ठीक है ना। 2011 की मैं बात करूं, याद रखना, अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं तो 2011 में जो जनगणना हुई थी जिसमें 121 करोड़ की आबादी आई थी, इसमें आप देखोगे 17% पूरे विश्व की, ये क्या है सर, पूरे विश्व की ये 17% आबादी है। यानी कि पूरे विश्व के 17% जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही रहते हैं, है ना। आप देखोगे 17% से अधिक, और ये अब और बढ़ गया होगा, ठीक है सर। चलिए, अच्छा, आप देखोगे यहां पे लिखा हुआ है यह 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग 121 करोड़ होगा, 112 करोड़ नहीं होगा, 121 करोड़ होगा, 121 करोड़ ना। आप देखोगे यहां पे लिखा हुआ है कि ये जो 121 करोड़ लोग हैं भाई, ये जो 121 करोड़ लोग हैं, ये कितने हिस्सों पे रहते हैं, आप देखोगे कितने हिस्से पे रहते हैं।
चलिए, तो आप देखोगे 121 करोड़ के जो लोग हैं ना, ये कितने हिस्से में रहते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। यानी कि हमारे भारत का जो क्षेत्र है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, तो ये पूरे विश्व की जो 17% पॉपुलेशन है, जो कि करीबन 121 करोड़ बैठती है, वो सिर्फ और सिर्फ 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहती है ना। और ये आप देखोगे ना, हमारे पास कितना पूरे विश्व का क्षेत्र है, तो ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का हमारे पास क्षेत्र है, जिसमें आप देखोगे पूरे दुनिया का लगभग, अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 2.4%, यानी कि पूरे दुनिया का 2.4% जो भूभाग है वो हमारे पास है। कितना है सर? ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जहां पर 121 करोड़ की आबादी रह रही है, जो कि पूरी दुनिया का 17% है। समझ में आया या नहीं आया? फटाफट से बताओ, जल्दी से, फटाफट से। और याद रखना, ये जो पूरी पॉपुलेशन है, ये एक तरीके से ऐसा नहीं है कि है ना हर जगह समान मिलेगी, ये एक तरीके से आपको असमान रूप से क्षेत्र के हिसाब से, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, जो अलग अलग जो भौगोलिक स्थिति है, जलवायु की जो स्थिति है, उसके हिसाब से आप देखोगे कि हर जगह आपको एक तरीके से जनसंख्या का हमारे भारत में असमान वितरण मिलेगा। कहीं पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कहीं पॉपुलेशन बहुत कम है, कहीं जनसंख्या बहुत ज्यादा है, कहीं जनसंख्या बहुत कम है। समझ में आया ना? तो ये सब आपको जो है देखने को मिलता है। अच्छा, अगर मैं 2011 की गणना की बात करूं तो यहां पे बताया, एक प्रश्न आएगा, ये बताइए कि भारत का सबसे ज्यादा अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 के अनुसार आप देखोगे जो उत्तर प्रदेश जो था, उत्तर प्रदेश वॉज वन ऑफ द, एंड नॉट इवन वॉज, उत्तर प्रदेश इज वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। पॉपुलेशन के मामले में, जनसंख्या के मामले की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरे देश में ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लगभग लगभग आप देखोगे कि 1990 लाख, यानी कि 19 करोड़ की पॉपुलेशन, लगभग अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो 20 करोड़ लोग तो जो है अकेले उत्तर प्रदेश में रहते हैं। अरे भैया, जितना उत्तर प्रदेश की आबादी है ना, उतने तो छोटे मोटे जो देश होते हैं, छोटे मोटे भी नहीं, बड़ी आबादी वाले जो देश होते हैं, उनकी आबादी इतनी होती है। भैया, पॉपुलेशन के मामले में हम बहुत आगे हैं भाई। हमारा शौक है बच्चे पैदा करना। हर साल हम जो है एक तरीके से एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देते हैं, ऐसा बोला गया है, बिल्कुल सही बात है। हर साल हमारे देश में हम एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देते हैं, जितनी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है। तो हम जनसंख्या के मामले में थोड़ा सा ज्यादा ही आगे निकल गए। उत्तर प्रदेश में आप देखोगे देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत रहता है, तो आप देखोगे पूरे देश की अगर मैं जनसंख्या की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 16% लोग जो है रहते हैं। पूरी जनसंख्या का जो भी जनसंख्या है, यानी मान के चलो जनसंख्या 100 है, तो उसका 16 जो है कहां रह रहे हैं सर? उत्तर प्रदेश में। 16% पॉपुलेशन तो उत्तर प्रदेश में ही रहती है। दूसरी तरफ हम दूसरे क्षेत्रों की बात करें, जैसे हिमालयन क्षेत्र की बात करें, सिक्किम की आबादी की हम बात करें, है ना, अलग राज्यों की बात करें, जैसे मैं यहां पर सिक्किम की बात की जा रही है, सिक्किम की आबादी कितनी है? तो आप सोच के देखो, है ना, कहां 19 करोड़ आबादी है, कहां 19 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की, तो आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ 6 लाख आबादी है सिक्किम की, है ना। फिर अगर मैं बात करूं कुछ हमारे केंद्र शासित राज्य, जैसे हम लक्षद्वीप की बात करें, लक्षद्वीप की पॉपुलेशन कितनी है? सिर्फ 64,000 है, 64,500, 64,429 पॉपुलेशन लक्षद्वीप की है। लक्षद्वीप भी हमारे देश का हिस्सा है ना। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं यहां पर जो हमारा वितरण है पॉपुलेशन का, वो थोड़ा सा असमान है। हमारे देश में जो एंटरटेनमेंट का जो सोर्स है, वो एक तरीके से बच्चा पैदा करना ही माना जाता है। तो ये काफी चीजें जो है बहुत ज्यादा भयावक है, क्योंकि ऐसी अगर पॉपुलेशन बढ़ती रही तो कहीं ना कहीं हमारे जो संसाधन है इन पर ज्यादा दबाव आएगा। अरे भैया, सिंपल सी बात है, तुम्हारे घर में ज्यादा लोग हैं तो सिंपल सी बात है, तुम्हें चीजों के हिस्से ज्यादा होंगे, कम लोग हैं तो कम हिस्से होंगे, ज्यादा मिलेगा, तो संसाधनों का और ज्यादा वितरण होगा, और ज्यादा जो है संसाधनों पर प्रेशर आएगा भाई, है ना, दबाव आएगा। समझे या नहीं समझे? फटाफट से बताओ जल्दी से। इतनी चीजें क्लियर हुई? इतनी चीजें क्लियर हुई? हाँ ना, फटाफट से बताओ जल्दी से। इतनी चीजें क्लियर हुई? बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। अब यहां पे समझो, आगे समझो, आगे समझो। भारत की लगभग आधी आबादी की हम बात करें, भारत की लगभग आधी, यानी कि करीबन करीबन आप 50%, सोचो ये बहुत भयानक डेटा है। अगर मैं भारत की लगभग लगभग आधी आबादी की बात करूं तो आधी आबादी ये सिर्फ 5 राज्यों में रहती है, ये याद कर लेना। मतलब पूरे भारत की पॉपुलेशन 100 है, तो 100 में से जो 50 हैं वो इन 5 राज्यों में रहते हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। ये पूरे भारत की 50% पॉपुलेशन को जो है कैरी करते हैं, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, अब यहां पे एक प्रश्न और आता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान जो है वो हमारे पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसकी आबादी बहुत कम है ना। आप देखोगे जिसकी आबादी जो है भारत की कुल जनसंख्या की सिर्फ 5.5% है। तो राजस्थान एक तरीके से आप बोल सकते हो कि हमारे पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन सबसे बड़ा राज्य होने के बाद भी यहां पर पॉपुलेशन बहुत कम है। पूरे भारत की सिर्फ 5.5% पॉपुलेशन है। यूपी की 1/4 मान लो, तो एक
क्यों ऐसा क्यों है सर? क्योंकि वहां पर कुछ भौगोलिक स्थिति ऐसी है तो वहां पर ज्यादा जनसंख्या जा ही नहीं सकती। क्योंकि आप देखोगे, आपको पता होगा पश्चिमी राजस्थान में सूखा बहुत रहता है, बारिश नहीं होती, पानी नहीं है ना, खेती नहीं कर सकते, तो वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन क्यों होगी? अरे भैया, पॉपुलेशन का मेन कारण क्या होता है? पॉपुलेशन जहां ज्यादा होती है जहां पर संसाधन बहुत होते हैं। जहां पर संसाधन नहीं होते, कुछ है ना, जो आधारभूत संसाधन भी जहां पर नहीं होते, तो वहां पर पॉपुलेशन आपको हमेशा कम ही देखने को मिलेगी। यही कारण है कि राजस्थान में भी आपको कम पॉपुलेशन देखने को मिलती है। ठीक है सर, अब एक कॉन्सेप्ट समझते हैं सर, है ना। अरे ये थोड़ा, ये घनत्व लिखा हुआ है ना, घनत्व लिखा हुआ है, लिख लो इधर, घनत्व लिखा हुआ है ना। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? अब समझो कि कहां पॉपुलेशन, देखो पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर जनसंख्या घनत्व का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हमें दिखाना होता है कि किसी भी क्षेत्र पर जनसंख्या का दबाव कितना है। अब जैसे मैंने बोला कि भाई ये इतनी बड़ी जगह है, ये इतनी बड़ी जगह है, अब यहां पे पॉपुलेशन 1 लाख है। आपको भी सर 1 लाख तो पॉपुलेशन ज्यादा नहीं होती, लेकिन समझो अगर आप बात करोगे उस जगह के संदर्भ में, उस जगह के संदर्भ में कितना ज्यादा पॉपुलेशन है, उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। समझो, डेंसिटी एक तरीके से क्या है सर? किसी भी क्षेत्र के रेस्पेक्ट में हम यूज करते हैं डेंसिटी का, कि भैया ठीक है, पॉपुलेशन किसी जगह की इतनी होगी, किसी जगह की इतनी होगी, लेकिन डेंसिटी की हम बात करें, जैसे हम बात करें सिक्किम की, आप समझो सिक्किम की पॉपुलेशन कम है, 6 लाख की पॉपुलेशन, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है सर, अच्छी बात है। अच्छा, अब मैं बोलूं कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें, सिक्किम की पॉपुलेशन कम है, अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन ज्यादा है, और फिर मैं तुमसे पूछूं कि भाई दोनों का घनत्व कितना होगा, जनसंख्या का घनत्व कितना होगा, तो तुम बोलोगे सर अगर अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन ज्यादा है तो उनका घनत्व भी ज्यादा होगा। नहीं, घनत्व का इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ किसमें करते हैं? आप देखोगे, जैसे समझो क्या बोल रहा हूं मैं, ये सिक्किम है, मान के चलो ये सिक्किम है, ये सिक्किम है, यहां की 6 लाख की पॉपुलेशन है, और ये आप देखोगे ये क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश है, यहां की 7 लाख की पॉपुलेशन, मान के चलिएगा, मान के चलिएगा यहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है। लेकिन अब मैं तुमसे ये पूछूं कि दोनों में से जनसंख्या घनत्व किसका ज्यादा है, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर जनसंख्या ज्यादा है तो घनत्व भी ज्यादा होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जनसंख्या घनत्व हम किसके हिसाब से लेते हैं? टोटल एरिया के हिसाब से। अब समझो यहां पर जनसंख्या घनत्व की हम बात करें तो जनसंख्या घनत्व किसका ज्यादा निकलेगा? सिक्किम का। क्यों? क्योंकि सिक्किम की जगह छोटी है भाई, सिक्किम का जो क्षेत्र है वो छोटा है, तो कहीं ना कहीं जनसंख्या घनत्व क्या बताती है कि भाई किसी भी जगह पर उसकी जनसंख्या का दबाव कितना है। पॉपुलेशन अरुणाचल प्रदेश की ज्यादा होने के बाद भी यहां पर घनत्व बहुत कम है, सिर्फ कितना है सर? 17% पर स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर वर्ग की अगर हम बात करें तो 17 लोग रहते हैं यहां पर स्क्वायर किलोमीटर में, लेकिन फिर भी यहां की जनसंख्या सिक्किम से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहां का क्षेत्र बहुत बड़ा है भाई, अरुणाचल प्रदेश बहुत बड़ा है। तो समझो, घनत्व की जब हम बात करते हैं तो हम किसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि भाई जनसंख्या के हिसाब से वो क्षेत्र कितना है, उस क्षेत्र में जनसंख्या का दबाव कितना है, वो हम बताते हैं किससे भाई? वो हम बताते हैं जनसंख्या घनत्व से। ठीक है ना? क्लियर हुआ? समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ, तो आप देखोगे कि जनसंख्या घनत्व जो है एक तरीके से असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। एक तरीके से जो हमारी जनसंख्या का असमान वितरण है कि कहीं बहुत कम क्षेत्र है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, और कहीं बहुत बड़ा क्षेत्र है। जैसे मैं राजस्थान की बात करूं, अब राजस्थान की हम बात करें, राजस्थान जो है पहले नंबर पे आता है, यूपी चौथे नंबर पे आता है, बट स्टिल यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, राजस्थान की पॉपुलेशन बहुत कम है। तो यहां पर समझ में आता है कि एक तरीके से जब हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में, तो हमें पता लगता है कि हमारा एक तरीके से पूरी पॉपुलेशन का आपको असमान वितरण दिखाई देता है। आप देखोगे, अगर मैं बात करूं जनसंख्या घनत्व की, तो यहां पर लिखा हुआ है प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या, प्रति इकाई मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर की बात की जा रही है। जैसे कि हम बात करें थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं। ये 6 लाख है, 6 लाख है, और इसका एरिया कितना है सर? ये 6 लाख की पॉपुलेशन है, यहां पे 6 लाख की पॉपुलेशन है, इसका जो एरिया है वो है 100 स्क्वायर किलोमीटर का, 100 स्क्वायर किलो 1000 स्क्वायर किलोमीटर मान लो, चलो 1000 स्क्वायर किलोमीटर मान लो, ठीक है ना। 1000 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा क्षेत्र हमारा, मान के चलिएगा 1000 स्क्वायर किलोमीटर का, यहां पर 6 लाख आबादी रहती है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसका घनत्व निकाल के दिखाओ, इसका जनसंख्या घनत्व निकाल के दिखाओ, तो यहां पर फॉर्मूला क्या होगा? जनसंख्या, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या, इसको भाग जब आप दोगे किससे? जब आप इसको भाग दोगे पर स्क्वायर किलोमीटर से, है ना। क्षेत्र 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 कितना है? क्षेत्र आपको किसमें लेना है? स्क्वायर किलोमीटर में।
अब समझो, जगह थी टोटल कितनी, 6 लाख। तो सॉरी जगह थी, सॉरी जनसंख्या, हाँ जनसंख्या टोटल कितनी है सर, 6 लाख की जनसंख्या है। क्षेत्र टोटल कितना है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर में क्षेत्र पूरा है, जहां पर 6 लाख लोग रह रहे हैं। अब मैं तुमसे पूछूं कि ये बताओ कि पर स्क्वायर किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, तो तुम बता देना कि प्रति वर्ग किलोमीटर में यहां पर 600 लोग रहते हैं। मतलब आप देखोगे प्रति वर्ग किलोमीटर मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इतने क्षेत्र में यहां पर 600 लोग रह रहे हैं। तो यहां पे हमें अंदाजा लग गया कि यहां की पॉपुलेशन अच्छी खासी है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है, जहां पर अगर तुम पर वर्ग फुट देखो, वर्ग किलोमीटर देखोगे, प्रति वर्ग किलोमीटर आप देखोगे, तो प्रति वर्ग किलोमीटर यहां पर 600 जो लोग हैं वो यहां पर रहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर यहां पर 600 लोग रहते हैं, 1000 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया। ठीक है ना, क्लियर हुआ? हाँ, तो ये होता भैया जनसंख्या घनत्व। ठीक है सर, क्लियर हुआ? चलिए अब थोड़ा सा हम जनसंख्या घनत्व पे हम बात करें, तो हमारे पूरे भारत का 2011 के डेटा की हम बात करें तो हमारा जनसंख्या घनत्व कितना था। अब ये पूरा डेटा है, ये तो बहुत ईजी है, कॉन्सेप्ट समझ गया ना मेन जनसंख्या घनत्व का, है ना। हम सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, हम यहां पर जनसंख्या को देख रहे होते हैं किसके टर्म में, एरिया के, क्षेत्र कितना बड़ा है, वो क्षेत्र कितना बड़ा है, समझ में आया ना, क्लियर हो ना। हाँ, तो 2011 के अनुसार आप देखोगे कि हमारा जो जनसंख्या घनत्व था वो कितना था सर, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। पूरे क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। ठीक है सर, जहां आप देखोगे सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां का है, तो सर वो बिहार का है, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे ज्यादा लोग कहां रहते हैं, सबसे ज्यादा मतलब क्षेत्र के हिसाब से जनसंख्या का दबाव किस पे ज्यादा है, तो वो बिहार का है सर, 1102 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर, जो कि बहुत बड़ी बात है। फिर हम बात करें, वहीं अगर हम बात करूं अरुणाचल प्रदेश का कितना है, तो भैया 17 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। सबसे कम किसका है भाई, तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। तो ऐसे प्रश्न बन जाएगा, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। ठीक है ना। अभी हम बात करेंगे चित्र के बारे में, 6.3 वाला एक चित्र है, जहां पर आपको राज्य स्तरीय जनसंख्या घनत्व का असमान वितरण को दर्शाया गया है। देखें भाई, कौन सा है भाई, देखते हैं, ये देखो, ये रहा, फटाफट से बताओ जल्दी से, ये रहा भाई, ध्यान से देखना फटाफट से। अब ये देखोगे, यहां पर आप देखो 2011 का है, आप देखोगे कि लाल वाले जो हिस्से हैं, ये लाल वाला जो पूरा हिस्सा है, ये कैसा दिखा रहा है, यहां पर 1000 से ऊपर है, 1000 से ऊपर है। दिल्ली में भी 1000 से ऊपर है, दिल्ली का आसपास का जो क्षेत्र है ना, यहां पर भी जनसंख्या घनत्व जो है प्रति वर्ग किलोमीटर वो 1000 से ऊपर है, 1000 प्लस है सर। ठीक है ना। फिर आप देखोगे पीला वाला 751 से 1000 के बीच में, तो वो ये वाला क्षेत्र केरला वाला क्षेत्र है, और वो यूपी वाला क्षेत्र, यूपी की भी जो जनसंख्या घनत्व है वो एक तरीके से 751 से 1000 के बीच में आता है। फिर आप देखोगे, फिर आता है हमारा हल्का हल्का पीला, 501 से 750 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं। तो ये कौन सा भाई, तो ये हमारा ये वाला क्षेत्र हो गया, ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है ना, तमिलनाडु वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है सर, फिर आता है हमारा बिल्कुल हरे वाले एरिया, 250 से कम, 250 से कम वाली हम बात करें तो राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना। फिर इधर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ये सब क्या है, यहां पर आपको बहुत कम, मतलब 250 से कम, 250 से कम जहां पर जो आपको जनसंख्या घनत्व देखने को मिलेगा, जितने भी हरे वाले हैं। तो आप देखोगे ना कितना असमान वितरण है हमारी पूरी पॉपुलेशन का, कहीं बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं क्षेत्र के हिसाब से, कहीं बहुत कम लोग रह रहे हैं। इससे थोड़ा सा हमें एक आइडिया लग जाता है। क्लियर हुआ ना? हाँ ना, फटाफट से बताओ जल्दी से। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा एक और फिगर देखिए, एक और फिगर देखेंगे आप, इसमें पता लगेगा कि ये पूरी दुनिया है, ये पूरी दुनिया है, ये पूरी दुनिया है ना, और ये हमारा भारत है, ये कटा हुआ जो पीस है ये हमारा भारत है। तो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन अगर हम 100 मान लें तो भारत के पास कितनी है सर, तो भारत के पास 17.5 पॉपुलेशन है, यानी कि 100% में से 17.5% शेयर तो हमारे भारत का है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना। फिर हम क्षेत्रफल की बात करें तो आप देखोगे पूरे विश्व का अगर हम क्षेत्रफल 100% मान लें, ठीक है ना, तो बचा हुआ जो 2.4% क्षेत्र का भाग जो है वो हमारे पास है। यानी कि क्षेत्र के हिसाब से जितना हमारे पास क्षेत्र है उसके हिसाब से देखा जाए तो पॉपुलेशन हमारी बहुत ज्यादा है। हमारे यहां पर हमारे अगर क्षेत्र की हम बात करें तो पॉपुलेशन का दबाव बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया की सिर्फ 2.4% जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास है ना। और इतने में आप देखोगे दुनिया के, समझो इतने क्षेत्रफल में दुनिया की 17.5% आबादी जो है वो इस क्षेत्र में रहती है, जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक बात मुझे लगती है।
क्लियर हुआ ना, इतनी चीजें क्लियर हुई, ठीक है सर। फिर यहां पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं ये वाले फिगर के बारे में, जहां पर आपको दे रखा है किसके बारे में, थोड़ा सा यहां पर दे रखा है किस राज्य में कितनी प्रतिशत पॉपुलेशन है। मैंने बताया था सबसे ज्यादा किसमें भाई, ये हमारा यूपी, यूपी में 16%, महाराष्ट्र में 9%, 9%, 8%, फिर आप देखोगे कि तमिलनाडु में 6%, 6%। ये अलग अलग राज्य दे रखे हैं। बिहार की हम बात करें, पश्चिम बंगाल में 8% पॉपुलेशन, बिहार की 9% पॉपुलेशन। फिर आप देखोगे इन राज्यों में, इनमें बहुत बहुत कम परसेंट, हरियाणा में 2%, दिल्ली में 1%, जम्मू कश्मीर में 1%, उत्तराखंड में 1%, अन्य राज्य की हम बात करें जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाते हैं उसमें 2%, झारखंड में 3, केरल में 3, उड़ीसा में 3, गुजरात में 5, कर्नाटक में 5। तो ये आपको सब क्या देखने को मिल रहा है, ये सब आपको जो है कितने परसेंट पॉपुलेशन किस राज्य में रहती है, इन सबको अगर आप टोटल करोगे तो कितना आएगा, 100%, जिसमें से नंबर 1 पे कौन आ गया भैया, हमारा यूपी आ गया। क्लियर हुआ ना, हाँ ना, फटाफट से बताओ जल्दी से, इतनी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई, ठीक है सर, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, चलिए बहुत ही बढ़िया, चलिए क्लियर हुआ। चलिए अब यहां पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसी टॉपिक को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ज्यादा इसमें कुछ है ना दिमाग वाग लगाने की जरूरत नहीं है, बाकी ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, खत्म हो जाएगा बस थोड़ी देर में। देखो अभी आधा घंटा और चलेगा, आधा घंटे में जितना हमने पढ़ा है उतना हमें और पढ़ना है, बस खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर, ठीक है। चलिए 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 अब हम बात करें थोड़ा सा, अब यहां पे बोला गया है कि जैसे मैं बात करूं 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बताइए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइए ना राज्यों के नाम। तो देखो यहां मैंने बताया तो था आपको, ये देखो 250 से कम वाले राज्य जो है हरे हरे, कोई भी राज्य का नाम लिख दो 250 से कम, जिनका जो जनसंख्या घनत्व है वो 250 स्क्वायर पर 250%, 250 व्यक्ति, 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम का है, कौन कौन से हैं, देखो ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, किसी भी 5 राज्यों नामों को आप लिख सकते हो, किसी भी 5 को। फिर ऊपर थोड़ा जाओगे, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, यहां पर भी पॉपुलेशन बहुत कम रहती है, 250 से कम रहती है। चलिए यहां पे लिखा गया, अगर मैं बात करूं पर्वतीय क्षेत्रों की, पर्वतीय क्षेत्रों की हम बात करें, अब देखो यहां पर आप सवाल यह आता है क्यों सर हर जगह आपको असमान वितरण क्यों देखने को मिलता है, किसी जगह पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, किसी जगह पर पॉपुलेशन बहुत कम है, ऐसा क्यों है सर। अब सवाल यहां पर यह आता है ऐसा होता क्यों है सर। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि यहां पर ऐसा क्यों है सर। जैसे मैं 250 व्यक्ति पर जैसे बात करूं, हाँ पर्वतीय क्षेत्रों की बात करूं, यहां पर क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्रों की हम बात करें, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र का भौगोलिक आकार ही कुछ ऐसा होता है कि वहां पर तुम ज्यादा जनसंख्या बैठा ही नहीं सकते, समझो थोड़ा सा। जैसे मैं बात करूं पहाड़ों की, जैसे मैं पहाड़ों की बात करूं, पहाड़ ऊपर नीचे ऐसे ऐसे वो पहाड़ होते हैं, ठीक है। अब ये बताओ कि इन पहाड़ों की आकृति कुछ ऐसी है, इनकी जो टपोग्राफी है वो कुछ ऐसी है, इनका कुछ भौतिक स्वरूप ही कुछ ऐसा है कि यहां पर ज्यादा जनसंख्या को आप बसा ही नहीं सकते भाई। कैसे बसाओगे बताओ, कैसे बसाओगे इन ढलानों पर, नहीं बन सकते ना। हाँ तो समझो, एक तो यहां पर बोला जा रहा है जैसे हम बात करें पर्वतीय क्षेत्रों की, और वैसे क्षेत्र जहां पर प्रतिकूल जलवायु अवस्थाएं रहती हैं, यानी कि आप बात करो जहां पर जो जलवायु की जो कंडीशन है, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस को हम बोलते हैं, वो क्या है सर, प्रतिकूल है। प्रतिकूल मतलब वहां रहने लायक नहीं है सर। रहने लायक क्यों नहीं है सर, मैं बात करूं राजस्थान की। अब राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है, फिर भी सिर्फ पूरी दुनिया की, पूरे देश की 5% पॉपुलेशन राजस्थान में रहती है। क्यों सर, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में जब आप जाओगे तो वहां पर सूखा सूखा पड़ा हुआ है, वहां की जलवायु कैसी है, गर्म जलवायु है, बारिश होती नहीं है, वहां पर सूखा पड़ा रहता है, खेती कैसे करोगे, तो वहां पर ज्यादा जनसंख्या को आप बसा ही नहीं सकते सर। तो समझो कि ऐसी जगह पर आपको हमेशा कम जनसंख्या देखने को मिलती है, जहां पर है ना जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं और जहां की जो जलवायु अवस्थाएं हैं वो प्रतिकूल होती हैं, वहां पर रहने लायक नहीं होती, वहां पर एक तरीके से आपको विरल जनसंख्या यानी कि कम जनसंख्या जो है देखने को मिलती है सर। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है और क्यों। अब ये मैंने आपको बता दिया क्यों है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सिंपल सा मतलब क्या है कि यहां पर इसलिए कम है क्योंकि यहां पर पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्र में आप देखोगे भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी होती है, इनकी कुछ भौतिक स्थिति ऐसी होती है कि वहां पर आप ज्यादा जनसंख्या को नहीं बसा सकते। फिर यहां पर बात बोला जा रहा है, मैं बात करूं असम राज्य के बारे में, और अधिकतर हमारे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, यानी कि ये वाले देखो, ये वाले राज्य देखो, ये वाले पूर्वोत्तर के, ये मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, यहां की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको हमेशा जो पॉपुलेशन मिलेगी, जो जनसंख्या मिलेगी, वो 250 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर के हिसाब से कम मिलेगी, 250 से कम मिलेगी। 250 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में आपको यहां पर मिलेंगे, उससे भी कम मिलेंगे आपको इन क्षेत्रों में। इनकी जनसंख्या जो है वो घनत्व जो है एक तरीके से आप देखोगे कि वो मध्यम है या फिर कम है। पहाड़ी इलाकों की हम बात करें, है ना, कटे छटे इलाकों की हम बात करें, है ना, पथरीले इलाकों की हम बात करें, यहां पर जो भू आकृति कुछ ऐसी होती है जिसकी वजह से आपको यहां पर कम
जनसंख्या देखने को मिलती है। जहां पर कम वर्षा होती है, जहां पर उपजाऊ मिट्टी कम होती है, अब मिट्टी में क्या होगा, मिट्टी में खेती होगी। जहां पर छिछली मिट्टी है, कम उपजाऊ मिट्टी है, इन राज्यों में भी आपको मानव जनसंख्या कम मिलेगी, या फिर आप बोल सकते हो जनसंख्या घनत्व जो होगा वो यहां पर आपको कम मिलेगा, प्रॉपर आपको प्रभावित होते हुए दिखेगा। जहां पर ये सारी स्थिति मिलेंगी, कौन कौन सी बताइए जल्दी से फटाफट से। हाँ, पहाड़ी इलाके हो गए, पथरीले इलाके हो गए जिनकी भू आकृति पथरीली है, कटी छटी है, जहां पर जो मिट्टी है वो ज्यादा उपजाऊ नहीं है, तो यहां पर आपको जनसंख्या घनत्व जो होगा वो कम ही दिखाई देगा, प्रभावित होते हुए दिखाई देगा। अच्छा, फिर यहां पर बोला जा रहा है, जैसे मैं उत्तरी मैदानों की बात करूं और मैं अपनी दक्षिण भारत की बात करूं, दक्षिण भारत में जैसे केरल हो गया हमारा, तमिलनाडु हो गया हमारा, यहां पर जनसंख्या बहुत अधिक है। क्यों अधिक है सर? अब समझो, यहां पर अधिक इसलिए है क्योंकि यहां पर जो मैदानी क्षेत्र है वो बिल्कुल समतल, बड़े बड़े मैदानी क्षेत्र है, यहां पर प्लेन एरिया है। अब प्लेन क्षेत्र है, मिट्टी उपजाऊ है, तो यहां पर क्या होगा, प्लेन क्षेत्र में घर बनाने में आसानी नहीं होगी, कुछ भी बना सकते हो प्लेन क्षेत्र में। हमारा जो यूपी वाला हिस्सा है, यूपी में इतनी आबादी क्यों है, उसका दो कारण है। पहला कारण यह है कि ये पूरे बड़े बड़े हमारे क्या है, उपजाऊ मिट्टी के मैदानी क्षेत्र है, बिल्कुल प्लेन है, दूर दूर तक समतल है बिल्कुल। दूसरी बात यह है, यहां की जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है, यहां की जो जलवायु स्थिति है वो बहुत ज्यादा अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है, अनुकूल है। क्लियर हुआ ना? यहां पर पर्याप्त मात्रा में बारिश होती है, इसलिए आप देखोगे यहां पे कृषि अच्छे से की जाती है, इसलिए आप देखोगे यहां पर आपको जनसंख्या घनत्व जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है ना? अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, वहां पे पूछा गया है कि आपको जो है 3 राज्यों के नाम बताने हैं जिनका जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है या सबसे ज्यादा है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है ना? तब तक मैं जो है आपका आगे जो है कार्यक्रम बढ़ाता हूं। ठीक है ना? क्लियर हुआ? चलिए, अब हम एक नए टॉपिक पे आ गए हैं भाई। अब हम एक नए टॉपिक पे आ गए हैं और उस टॉपिक का नाम है जनसंख्या वृद्धि। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। अब देखो, जनसंख्या क्या है भाई, मैंने बता दिया आपको। अब होता क्या है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है सर, जैसे जैसे आप देखोगे, एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट रुक जाओ बस। हाँ, तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे आपको एक चीज देखने को मिलेगी, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे आप देखोगे जनसंख्या में भी बदलाव होते हैं, समय के अनुसार जनसंख्या में बदलाव होते हैं। जैसे मैं आज की बात करूं, आज 2025 चल रहा है भाई, 2025 में जनसंख्या 140 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है, और ये 2011 में कितनी थी, तो 2011 में 121 करोड़ थी, जो कि आज बढ़कर कितनी हो गई है सर, जो कि आज बढ़कर 140 करोड़ से ऊपर हो चुकी है, और आज हमने जो है चाइना को भी क्रॉस कर दिया है। क्लियर हुआ? तो समझो यहां पे कि समय के साथ साथ आपको जनसंख्या में भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, और जब ये बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, इसी को हम एक नाम देते हैं, और ये जो नाम है वो है हमारा जनसंख्या वृद्धि। समझ में आया या नहीं आया, फटाफट से बताओ, है ना? तो ये हमारी जनसंख्या वृद्धि है। तो आप देखोगे हमारी जनसंख्या जो है वो लगातार बदलती रहती है, लगातार आप देखोगे हमारी जो जनसंख्या है बदलती रहती है। जिसमें आप देखोगे इसमें आबादी की संख्या, इनका वितरण कैसे है, इनकी संरचना की हम बात करें सर, अब देखो इसकी हम बात करें, इसमें क्या क्या आता है, आप देखो समझो, इसमें आप देखोगे इसमें 3 चीजें आती हैं। किसी भी जगह की जो आबादी है, इनका वितरण जो है और संरचना जो है, इसमें कुछ ना कुछ बदलाव आते रहेंगे। और ये बदलाव क्यों आते हैं, तो उसमें 3 चीजें बोली जाती है, 3 चीजों की वजह से जो है बदलाव आते हैं। पहला तो है भैया हमारा जन्म दर, कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो रही है सर, और कितने लोग जो है प्रवास कर रहे हैं। प्रवास का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो आप देखोगे किसी भी जगह की आबादी अगर बदल रही है, उनका वितरण बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये 3 जो है मेजर फैक्टर होते हैं। क्लियर हुआ ना? 3 जो है मेजर फैक्टर होते हैं। क्लियर हुआ? हाँ ना? फटाफट से बताओ जल्दी से, इतनी चीजें क्लियर हुई? चलिए, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या है, तो सिंपल सी बात है, किसी भी अगर मैं निश्चित समय की बात करूं, और ये जो निश्चित समय कुछ भी हो सकता है, 10 वर्ष, जैसे जनरली हम 10 वर्षों का ही लेते हैं, या तो हर साल की निकालोगे आप, या फिर आप 10 वर्षों की निकालोगे। तो आप देखोगे जैसे 10 वर्षों की हम बात करूं, तो किसी भी देश या किसी भी राज्य की अगर मैं कुल निवासियों की संख्या में कितना बदलाव हुआ, अब ये जो बदलाव है ये सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है भैया। या तो हो सकता है भैया वृद्धि हुई ना हो, कमी लोग मतलब पैदा कम हुए मर ज्यादा गए, या फिर ऐसा भी हो सकता है जो जनरली बहुत ज्यादा दिखता है कि भाई पैदा होते ही जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, लोग मर कम रहे हैं। और यही तो मेन डिफरेंस आ गया ना, हमारी जनसंख्या एकदम से क्यों बढ़ गई, क्योंकि आप देखोगे पैदा बहुत ज्यादा हो गए और मरने वालों की संख्या कम हो गई। जब से साइंस बहुत एडवांस हुई है, मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत एडवांस हो गया है, तब तक आप देखोगे कि हमने बहुत सारी बीमारियां जो होती थी, जिनका पहले इलाज नहीं था, उनका आज इलाज हो गया है। साफ सफाई का ध्यान रखते हैं हम, पढ़े लिखे हो गए हैं, एजुकेट हो गए हैं, बच्चे पैदा कम कर रहे हैं, साथ के साथ आप देखोगे
तो साथ के साथ आप देखोगे कि जनसंख्या वृद्धि में थोड़ा थोड़ा अब आप देखोगे भारत भी उसी वाले फेज में जा रहा है कि भारत में भी आपको कम बच्चे पैदा होते हुए दिखाई देंगे भविष्य में। लेकिन अभी आप देखोगे हम दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश बन के बैठे हुए हैं। जनसंख्या में पर्वत दूत, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई कि जनसंख्या में जो एक तरीके से परिवर्तन हो रहा है, जनसंख्या में जो भी बदलाव हो रहे हैं वो दो तरीके से होते हैं। पहला जो बदलाव है इसको हम बोलते हैं बेटा सापेक्ष वृद्धि। ये थोड़ा काट लो, साधारण नहीं सापेक्ष होगी, सापेक्ष वृद्धि। और दूसरी जो वृद्धि होती है, दूसरा जो तरीका होता है, दूसरी जो तरीके से हम बात करें, दूसरा जो परिवर्तन हो रहा है, दूसरा तरीका क्या होता है कि प्रति वर्ष होने वाला प्रतिशत, कि हर वर्ष जनसंख्या में कितने परसेंट का बदलाव हो रहा है, 2%, 3%, 1%, 4%, 5%। तो समझो कि हम जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको दो तरीके से निकालते हैं। पहला तो हो गया हमारा सापेक्ष वृद्धि। अच्छा, सापेक्ष वृद्धि को क्या बोलते हैं? सापेक्ष वृद्धि का मतलब क्या होता है? सापेक्ष वृद्धि का मतलब क्या होता है? इसको हम बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ। मतलब ये कि हम पिछले साल से जो है कंपेयर कर रहे हैं, किसी चीज से जब हम कंपेयर करते हैं ना तो हम बोलते हैं कि भाई उस साल से अगर हम कंपेयर करें तो इस साल जनसंख्या बढ़ी है। तो समझो जैसे कि मैं बात करूं कि 2001 की जनसंख्या जो थी वो थी 80 करोड़, सॉरी 100 करोड़ मान लो तुम, 100 करोड़, 100 करोड़ की जनसंख्या थी 2001 में, 100 करोड़ की जनसंख्या थी सर, है ना। और 2011 में जनसंख्या जो थी वो 120 करोड़ हो गई, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं सर, अगर मैं सापेक्ष वृद्धि की बात करूं तो मैंने कंपेयर किया किससे? 2001 से। 2001 की तुलना में आप देखोगे यहां पर जो जनसंख्या है वो कितने परसेंट से बढ़ गई है भाई? आप देखोगे लगभग 20% से, है ना, 20% से जो है जनसंख्या बढ़ गई है 10 सालों में, 10 सालों में। ठीक है ना, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ। तो ये 20% से जो है बढ़ चुकी है। तो कहीं ना कहीं इसको हम बोलते हैं सापेक्ष वृद्धि, रिलेटिव, यानी कि पिछला साल जो है, पिछला साल मतलब जो पिछला जो एक साल था उससे हमने क्या किया, उससे हमने कंपेयर किया और हमने देखा कि भैया हमारी पॉपुलेशन जो है एक तरीके से 20% से बढ़ चुकी है ना। 100 करोड़ थी, 20 करोड़ हो गई, यानी कि 120 करोड़ की पॉपुलेशन हो गई, जिसमें 20 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ गई हमारी। और यहां पर हो सकता था हम ये भी देखते कि 2001 में ये जनसंख्या थी, 2002 में कितनी हो गई, 2003 में कितनी हो गई, तो हर साल कितनी वृद्धि हो रही है ये भी हम निकालते हैं, है ना। तो ये सारी जो चीजें हम दो तरीके से निकाल लेते हैं। यहां तो हम हर 10 साल की ग्रोथ देखते हैं भाई, जैसे अभी 2021 की हम बात करें और 2011 की बात करें तो हम क्या करेंगे, हम 2011 से कंपेयर करेंगे। 2011 में 120 करोड़ की पॉपुलेशन थी, अभी 140 की हो गई, तो कितना परसेंट बढ़ गई? तो समझो ये यहां पे यही बोला जा रहा है। तो आप देखोगे किसी दशक में, किसी एक दशक की हम बात करें, दशक का मतलब होता है 10 साल, दशक का मतलब होता है 10 साल। किसी भी दशक में बढ़ी हुई जनसंख्या को पहले की जनसंख्या, यानी कि जैसे मैं 2001 की बात करूं, 2011 की बात करूं, अगर मैं 2011 की पॉपुलेशन निकाल रहा हूं तो उसको मैं पिछले 10 साल पहले यानी कि 2001 की जो पॉपुलेशन है उसकी जनसंख्या से कंपेयर करूंगा और बाद की जनसंख्या के अंतर से मापते हैं और उसको हम परसेंटेज निकालेंगे। जैसे कि 2001 और 2011 की जनगणना की तुलना में वृद्धि क्या हुई भाई? 20 करोड़ की वृद्धि हुई। 100 करोड़ की जनसंख्या 2001 में थी और 2011 आते आते ये जो जनसंख्या जो थी 120 करोड़ की होगी, यानी कि 20% की आपको वृद्धि जो है वो देखने को मिलती है। यानी कि हम एक तरीके से दोनों का अंतर निकालते हैं, कितने परसेंट से जो है जनसंख्या बढ़ गई। अच्छा, फिर दूसरा क्या? दूसरा पे बोला जा रहा है प्रति 2% वृद्धि। प्रति 2% वृद्धि दर का अर्थ यह है कि हर 100 व्यक्तियों पर 2 लोगों की वृद्धि हो रही है। यानी कि मान के चलिएगा कि अगर हर साल 2% की वृद्धि हो रही है, हर साल हमारी जनसंख्या जो है 2% से बढ़ रही है। यह दूसरा तरीका है कि जिसमें हम हर साल कैलकुलेट करते हैं। आप देखोगे हर साल 2% से वृद्धि हो रही है। इसका सिंपल सा अर्थ यह है कि जो 100 लोग हैं उनमें से 2 लोग हर साल बढ़ रहे हैं। 100 लोगों पर 2 व्यक्ति हर साल बढ़ रहे हैं, है ना। 100 फिर 102 फिर इसका जो है 2% बढ़ गया, तो ऐसे करके आप देखोगे 2% वृद्धि यहां पर हो रही है सर। क्लियर हुआ ना? भारत की जनसंख्या 1991 की हम बात करें, भारत की जनसंख्या 1991 में 3,610 लाख थी, यानी कि करीबन 36 करोड़ थी, है ना, जो बढ़कर 2011 में लगभग आप देखोगे 120 करोड़ हो गई। कहां हमारी 36 करोड़ की पॉपुलेशन थी 1951 में, जो बढ़कर कितनी हो गई सर? जो बढ़कर 121 करोड़ की हो गई। तो ये सारे जो डेटा आई होप आपको पता चल गया होगा। क्लियर हुआ ना? यानी कि समझो दो तरीके हैं भाई, या तो हम एक दशक का पूरा देख रहे हैं, पूरा दशक का, पूरे दशक का, है ना, 2001 से 2011 तक, या फिर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम हर साल का निकाल रहे हैं, 2001 से 2002, 2002 से 2003।
तो दो तरीके से हम जो है जनसंख्या में जो भी परिवर्तन आया उसको हम दो तरीके से देखते हैं। यहां तो दशक के हिसाब से देख लें, तो इस दशक का पिछले दशक से कंपेयर कर लें, तुलना कर लें, या फिर हम हर साल की जो है वृद्धि देख लें, 1%, 2%, 3%, कितने हर साल जो है वृद्धि की जा रही है। क्लियर हुआ ना? चलिए, बहुत ही बेहतरीन। आप देखोगे यहां पर ये डेटा दे रखा है, फिर से अगर आप देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। यहां पर क्या है सर, यहां पर जो वृद्धि दिखाई गई है ना, प्रति दशक की वृद्धि, प्रति दशक की जो है वृद्धि, हर 10 साल में कितनी वृद्धि हुई, है ना। 21% इतना, फिर 21 से 24% आप देखोगे। 1960 71 की हम बात करें तो 1961 से 71 के बीच में आपको 24% की वृद्धि देखने को मिलेगी। फिर 1971 से 1981 के बीच में 24.66, बहुत ज्यादा है। फिर 1981 से 1951 में 23.47, फिर 1951 से 2001 की हम बात करें तो इस 10 साल में करीबन 21.54% पॉपुलेशन बढ़ गई। फिर अगर मैं बात करूं 2001 से 2011 की मैं बात करूं तो इसमें फिर थोड़ा सा कम हो गई, है ना। यानी कि हमारा जो वृद्धि रेट जो था वो थोड़ा सा गिर गया, वृद्धि कम हुई, है ना। मैंने बोला ना, अब देखो, अब जैसे अभी और हम कंपेयर करेंगे तो आप देखोगे ये थोड़ा सा और रेट गिर गया होगा। अभी थोड़ा सा, अभी जो 2021 की हम बात करें तो थोड़ा सा और ज्यादा जो है रेट गिर गया होगा। तो हर एक, अगर मैं विकासशील देश की बात करूं तो यहां पर यही देखने को मिलता है। पहले शुरुआत में पॉपुलेशन बढ़ती है जब गरीबी होती है, इलाज अच्छा नहीं हो रहा होता है ना, तो समझो पहले कि धीरे धीरे आप देखोगे कि अब हमारी मेडिकल जो, जब जैसे, हाँ समझो, जिस देश में लोग शिक्षित होते जाते हैं, जिनको फैमिली प्लानिंग आ जाती है, तो वहां पर आप देखोगे, वहां पर जब जन्म दर गिरने लगता है, क्योंकि जब लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे उनको पता लग जाएगा भाई कि एक दो बच्चे पैदा करने से ज्यादा कोई फायदा नहीं है, तो वहां पर भी आपको ग्रोथ कम होती हुई दिखाई देगी। तो अब जैसे भारत में अब कम ग्रोथ हो रही है 2021 से, आप जैसे थोड़ा 2011 की डेटा से कंपेयर करें तो हमारी जो ग्रोथ है वो कम हो गई है। 21.54% थी 2011 में, जो कि घटकर 17.64% हो गई है। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ? चलिए, क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहां पर एक और डेटा दे रखा है हमारा 1901 से 2011 की, यहां पर जनसंख्या बताई गई है। क्लियर हुआ ना? हाँ, तो आप देखोगे कि 223.40 थी 1901 में, है ना। फिर आप देखोगे ये कैसे बढ़ी है, ये किस तरीके से बढ़ी है, और आज कितनी है सर? आज करीबन करीबन आपको 121, 2011 के हिसाब से, 2011 के हिसाब से 121 करोड़ की पॉपुलेशन देखने को मिलती है। क्लियर हुआ ना? हाँ, अब यहां पे भारत की जनसंख्या वृद्धि का परिणाम एवं दर समझो थोड़ा सा। 1951 में 36 करोड़ की पॉपुलेशन है, 2011 में 120 करोड़ की पॉपुलेशन है ना। 1951 में 36 करोड़ की पॉपुलेशन थी, 361 यानी कि 36 करोड़, है ना। 361 लाख की हम बात करें, हाँ, तो एक तरीके से क्या हो गया, एक तरीके से 36 करोड़ हो गए। 1210 लाख की हम बात करें तो 120 करोड़ हो गए, है ना। अब आप देखोगे कि एक दशक में सापेक्ष वृद्धि, सापेक्ष वृद्धि का सिंपल सा मतलब है एक तरीके से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि इसमें 42% की हुई है, 108% की हुई है भैया, 108% की। हो यहां पे 1971 की बात की जा रही है भाई, 1961 से 71 की, है ना। फिर 135, 163, 182, फिर 181। तो ये एक तरीके से क्या है सर, एक तरीके से आपको सापेक्ष वृद्धि देखने को मिली है कि हर साल जो है एक तरीके से अगर हम पिछले कंपेयर करें तो कितनी वृद्धि हुई हमारी, है ना। और वार्षिक वृद्धि की हम बात करें तो वार्षिक मतलब हर साल की वृद्धि की हम बात करें तो इतना है, ये प्रतिशत में है। ये देखो, ये लाख में है सर, ये कोई प्रतिशत नहीं है सर, ये कोई प्रतिशत नहीं है, लाख में है सर, ये लाख में है सर, ये लाख में 42, है ना, 42 लाख की हम बात करें, फिर 78, फिर 100 यानी कि 1 करोड़ की, 135, 163, ये सारी है। फिर ये 1.96, 2.20, 2.22, 2.16, तो ये क्या है सर, ये एक तरीके से आपको हर साल की जो वृद्धि है वो देखने को मिलेगी, वार्षिक वृद्धि देखने को मिलेगी। ये वार्षिक वृद्धि है और ये हमारी सापेक्ष वृद्धि है। क्लियर हुआ ना? चलिए, सापेक्ष वृद्धि का सिंपल सा मतलब होता है तुलना करना। अरे बेटा चैप्टर खत्म करना आना है, बस करो सर, है चांटे पड़े ना सही हो जाओगे, आज आखिरी क्लास है, पढ़ लो बेटा ठीक से, बस करो सर। चलिए, क्लियर हुआ ना? हाँ है ना? फटाफट से बताओ जल्दी से, इतनी चीजें क्लियर हुई तुम्हें? इतनी चीजें क्लियर हुई? चलिए ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए भाई, चलिए, अच्छा, अब यहां पे समझो कि हम जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। समझो, अब इसमें दो चीजें आती हैं, मैंने बताया ना कि जब हम वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि में तीन चीजें आती हैं, दो नहीं आती, तीन चीजें आती हैं। पहली चीज आती है क्या? पहली चीज आती है हमारी मृत्यु दर। दूसरी चीज क्या आती है हमारी, सॉरी, पहली चीज आती है हमारी जन्म दर, दूसरी आती है मृत्यु दर, और तीसरी आती है प्रवास। ये तीन चीजों से ही वृद्धि होती है, कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग मर गए, और कितने लोग एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चले गए, यानी कि हमारा भारत देश छोड़कर ही चले गए, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में माइग्रेशन। ये तीन चीजें मिलकर वृद्धि पर प्रभाव डालती हैं। तीन वृद्धि जो हो रही है वो इन तीन चीजों की वजह से ही हो रही है, समझ में आया ना? तो अगर देखोगे जनसंख्या की वृद्धि जो है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये तीन चीजों की वजह से होती है वृद्धि। घटना बढ़ना है तीन चीजों की वजह से होता है, याद रखना, बस इतना याद रखो। अरे वीडियो कॉल रखना, वीडियो कॉल
वीडियो कॉल करवा लो, सिलेबस कंप्लीट कर लो बेटा, आज चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा मैं, मुझे नहीं पता, मेरे को चैप्टर कंप्लीट करवाना है आज। चलो ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मृत्यु दर के बारे में। मृत्यु दर क्या है भाई? तो अगर एक वर्ष में अगर मैं 1000 पुरुषों को लूं, पुरुषों को नहीं, व्यक्तियों को, अगर मैंने एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों को लिया, उनमें से मरे कितने लोग उनमें से मर गए, उनमें से मरने वालों की संख्या कितनी है, प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या कितनी है, उसको हम मृत्यु दर बोलते हैं। मृत्यु दर में आप देखोगे तेज गिरावट से भारत की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। अब यहां पे ऐसा माना जाता है भारत की जनसंख्या में वृद्धि का मेन मुद्दा क्या है, तो सिंपल सी बात है, क्यों हुई हमारी वृद्धि थी, कितनी ज्यादा स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ी है कि हम चाइना को क्रॉस कर गए। इसका सबसे बड़ा रीजन यही बताया जाता है कि पैदा होने वालों की संख्या तो उतनी रही, लेकिन जो मरने वालों की संख्या थी वो तेजी से गिरने लगी। क्योंकि आप देखोगे अच्छी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज आ गई, साफ सफाई हो गई, है ना, मेडिकल साइंस बहुत डेवलप हो गई। अब जो छोटी मोटी बीमारी जिनके पहले इलाज नहीं थे उनके अब इलाज होने लगे, लोगों ने मरना बंद कर दिया भैया, छोटी मोटी बीमारियां सही हो जाती हैं। तो आप देखोगे मृत्यु दर में गिरावट आई और इसकी वजह से आप देखोगे हमारी वृद्धि देखने को मिली। 1980 तक हम बात करें, उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफी बड़ा अंतर आ गया है। मतलब समझो कि जन्म दर की हम बात करें और अगर मैं मृत्यु दर की बात करूं, है ना, इसमें लगातार आपको 1980 के बाद गिरावट आते दिखेगी। मतलब एक तरीके से हमारा जन्म दर भी कम हो रहा है, पैदा होने वाले भी कम हो रहे हैं, मृत्यु दर भी कम हो रहा है। लेकिन दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत यह है कि भाई मरने वालों की जो संख्या है ना वो बहुत कम है और पैदा होने वाले की संख्या ज्यादा, यानी कि मर तो लोग कम रहे हैं, पैदा ज्यादा हो रहे हैं। अगर दोनों को कंपेयर करोगे ना तो हम पैदा ज्यादा कर रहे हैं, मार कम रहे हैं, ठीक है, मर कम रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से आप देखोगे कि हमारी जनसंख्या जो है, जनसंख्या वृद्धि में अधिक आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। इसका सिंपल सा अर्थ है कि हमारा जो, देखो समझो, ये हमारा, मान चलो ये हमारा क्या है, ये हमारा जन्म दर है, ये लोग पैदा हो रहे हैं, ये लोग मर रहे हैं, दोनों गिर रहे हैं, लेकिन स्पीड देखना थोड़ा सा, ये बहुत तेजी से गिर रहा है, मृत्यु दर बहुत तेजी से गिर रहा है, मरने वालों की संख्या बहुत कम हो रही है, ये धीरे धीरे गिर रहा है, ये धीरे धीरे गिर रहा है, ये धीरे धीरे गिर रहा है। तो इन दोनों के बीच में अंतर बहुत आ गया है, पैदा कम हो रहे हैं लेकिन स्पीड कम है, मरने वालों की स्पीड बहुत ज्यादा कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है ना। चलिए 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या जो है हमारी धीरे धीरे, आप देखोगे जनसंख्या वृद्धि का जनसंख्या आपको धीरे धीरे आप देखोगे कि स्टेबल होती हुई दिखाई देगी। जनसंख्या की जो वृद्धि है धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई देगी, कम होती हुई दिखाई देगी। जनसंख्या वृद्धि कम होते हुए दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि आप देखोगे 1981 के बाद हमारा जो जन्म दर है वो भी कम हो गया है, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि 1981 के बाद हमारा जन्म दर है उसमें भी धीरे धीरे कमी आती दिखाई दी है। तो आप देखोगे कि वृद्धि में थोड़ी सी कमी आई है, जैसे मैंने बताया आपको 17%। जैसे आप देखोगे ना, ये देखो ये वाला, ये देखो ध्यान से, ये देखो, है ना, आप ध्यान से देखना फटाफट से, यहां से देखो, ये 1981 से 1951 का है, इसमें 23% की ग्रोथ थी, ये घटकर कितनी हो गई सर? 21.54। और फिर 2011 की हम बात करें, ये कितना हो गया सर? 2011 की हम ग्रोथ की बात करें 17.64%। तो अगर आप कंपेयर करोगे 1981 से, तो ये हमारा जो वृद्धि जो थी वो गिरती जा रही है, ठीक है ना, ये ग्रोथ जो थी वो गिरती जा रही है। क्लियर हुआ ना? यही यहां पर जो है बोला जा रहा है, ये यहां पर बोला जा रहा है, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए अब यहां पर बोला गया, देखो मृत्यु दर और जन्म दर के बारे में बात कर ली हमने। तीसरा जो घटक है जनसंख्या का वो क्या है सर? वो है प्रवास। प्रवास का मतलब क्या होता है कि जब लोग जो है एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, इसको हम प्रवास बोलते हैं। लोग जब एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, वहां पर प्रवास कर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं सर? उसको हम बोलते हैं प्रवास। अब प्रवास दो तरह के होते हैं, एक तो होता है आंतरिक प्रवास, यानी कि आप देश के भीतर ही जा रहे हो, जैसे यूपी के लोग महाराष्ट्र चले गए, बिहार के लोग भी महाराष्ट्र चले गए, तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि यूपी की पॉपुलेशन कम होगी, महाराष्ट्र की ज्यादा हो जाएगी। बिहार की, जैसे आपने सुना होगा, बिहार के जो बहुत सारे मजदूर हैं वो महाराष्ट्र में नौकरी करने चले जाते हैं, तो इससे क्या होगा? इससे बिहार की पॉपुलेशन कम होगी और महाराष्ट्र की ज्यादा होगी। तो उसको हम बोलते हैं आंतरिक प्रवास। आंतरिक का मतलब होता है कि देश के भीतर ही लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। क्लियर हुआ ना? फिर दूसरा होता है हमारा अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अंतरराष्ट्रीय प्रवास का मतलब क्या होता है? जो हमारे देश में भी चल रहा है, यानी कि लोग एक देश को छोड़कर आप देखोगे दूसरे देशों में जो है चले जाते हैं, इसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रवास। क्लियर हुआ ना? चलिए, आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं करती, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अरे सोच के देखो, पूरे देश की पॉपुलेशन 120 करोड़ है, मान के चलो, कोई यूपी से बिहार चला गया, कोई बिहार से मुंबई चला गया, आंतरिक प्रवास हो रहा है ना, अरे पूरी संख्या तो एक ही रहेगी। अरे है तो वो सारे राज्य हैं तो एक देश का हिस्सा ही ना, तो चाहे कोई एक व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में जाए,
लेकिन जब आंतरिक प्रवास होता है तो पूरे देश की जनसंख्या में कोई भी बदलाव नहीं आता, सिर्फ राज्यों की जनसंख्या में बदलाव आता है। राज्यों की जनसंख्या बदल जाती है, बाकी देश की जनसंख्या में कोई बदलाव नहीं आता। लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है, मतलब एक तरीके से उस देश के अंदर जो राज्य हैं उनमें एक तरीके से उनका जो जनसंख्या का वितरण है उसको ही प्रभावित करेगा हमारा आंतरिक प्रवाह। जनसंख्या का वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यानी कि कहीं ना कहीं आप देखोगे सिर्फ जन्म दर और मृत्यु दर ही नहीं, बल्कि आप देखोगे जब प्रवास होता है यह भी कहीं ना कहीं जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है, चाहे वो एक तरीके से हमारा आंतरिक वितरण हो चाहे वो अंतरराष्ट्रीय वितरण हो। क्लियर हुआ ना? चलिए, और यहां पर बोला गया कि हमारे देश में आपको ज्यादातर प्रवास यानी कि माइग्रेशन जो देखने को मिलेंगे कहां पर मिलेंगे, तो भाई ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में काम की कमी होती है। तो व्यक्ति जो होगा, गांव के जो लोग होंगे वो क्या करते हैं सर, वो काम की तलाश में बाहर जाते हैं, उसी के बारे में बोला गया है। तो भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में होते हैं, है ना, अर्बन टू रूरल। गांव से लोग शहर में काम की तलाश में जाते हैं, है ना। और एक तरीके से इसको क्या बोला जाता है, इसको टर्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपकर्षण कारक। अपकर्षण कारक क्या होता है? अब कर्षण कारण क्या होता है? कर्षण का मतलब होता है जबरदस्ती, एक तरीके से पुश, यानी कि पुश का मतलब होता है धक्का देना किसी को। यानी कि आप देखोगे गांव, पुश कारक है क्या सर? अपकर्षण कारक है क्या? मतलब यह कि गांव के जो लोग हैं वो चाहे छोड़ के जाना नहीं चाहते। अरे कौन अपना घर छोड़ के जाना चाहता है? क्योंकि उनके पास काम नहीं है, उधर काम करने की स्थिति ठीक नहीं है, वो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, तो उनको मजबूरी में जो है उनको गांव से शहरों में जाना पड़ रहा है। इसको हम बोलते हैं अपकर्षण। अपकर्षण का सिंपल सा मतलब होता है पुश, धक्का देना, यानी कि वो बेचारे जाना नहीं चाहते, उनको जबरदस्ती जाना पड़ रहा है। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ? हाँ ना, फटाफट से बताओ। ये ग्रामीण क्षेत्रों में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बहुत ज्यादा होती है ना, और आप देखोगे गरीबी बहुत ज्यादा होती है। इसकी वजह से आपको यहां पर जो एक तरीके से अपकर्षण कारक देखने को मिलते हैं। एक दूसरा भी होता है सर, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अभिकर्षण। अभिकर्षण, अपकर्षण और अभिकर्षण। अभिकर्षण का मतलब होता है पुल फैक्टर। पुल फैक्टर का मतलब क्या होता है? शहरों में वो क्यों आ रहे हैं? शहर उनको आकर्षण लग रहे हैं। शहरों में रोजगार है, पढ़े लिखे हैं तो अच्छी नौकरी लग जाएगी, वहां पे घर बनवा लेंगे, स्कूल भी अच्छे हैं, हॉस्पिटल भी अच्छे हैं, जीवन शैली और बेहतर हो जाएगी। तो ये क्या है? ये लुभावने वाले कारक है। जैसे हमारे देश से बाहर लोग क्यों जाते हैं? किसकी वजह से जाते हैं? पुल फैक्टर्स की वजह से, अभिकर्षण कारकों की वजह से। क्यों? क्योंकि बाहर लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, बाहर लोग, है ना, जाते हैं, ज्यादा पैसा कमाते हैं, डॉलर्स में पैसा कमाते हैं, तो लोग वो चकाचौंध देख के चले जाते हैं। यानी कि इसको बोल रहे पुल मतलब खींचना, कि सामने इतनी बड़ी बड़ी चीजें मिल रही है तो अपने आप खींचे चले आ रहे हो। इसको हम बोलते हैं अभिकर्षक प्रभाव, है ना। रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। तो आप देखोगे शहर में लोग जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उसके लिए एक कारक है अभिकर्षक कारक, यानी कि शहरों में रोजगार की स्थिति अच्छी है, ग्रोथ अच्छी होगी, आपका जीवन स्तर सुधरेगा, इसलिए लोग जो है वो पुल फैक्टर देख के, अभिकर्षण कारक देखकर शहरों की तरफ, नगरों की तरफ चले जाते हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं? फटाफट से बताओ जल्दी से। इतनी चीजें क्लियर हुई? इतनी चीजें क्लियर हुई? चलिए, बहुत ही बढ़िया। अरे बस खत्म हो गया, बस खत्म है भाई, खत्म है बस, है ना। किशोर जनसंख्या के बारे में बात कर लेते हैं, सेकंड लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। कोई बात नहीं, काम करेंगे, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मैप भी करेंगे और ये टॉपिक भी देख लेंगे, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, ये टॉपिक भी देख लेंगे, ठीक है ना। क्लियर हुआ? हाँ चलो, लास्ट टॉपिक पढ़ लो, बस लास्ट टॉपिक है बस, तुम्हारी कसम लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना। क्लियर हुआ? चलिए, किशोर जनसंख्या की हम बात कर लेते हैं, इसके बाद लास्ट टॉपिक जो बचेगा उसको हम अगली क्लास में कर लेंगे। जनसंख्या नीति वाला जो टॉपिक है वो हम पक्का अगली क्लास में करेंगे और अगली क्लास में मैप भी करेंगे। क्लियर हुआ? चलिए, तो चलो समझो, किशोर जनसंख्या की बात कर लेते हैं। तो भारत की कुल जनसंख्या 5वां जो हिस्सा है, यानी कि हमारे देश में किशोरावस्था के लोग बहुत हैं। आपके मन में सवाल आएगा, सर ये किशोर जनसंख्या क्या होती है? किशोर का मतलब, तुम्हारे दोस्त किशोर की बात नहीं की जा रही, किशोर का मतलब होता है जो जवान व्यक्ति है, 10 से 19 वर्ष के जो बीच के जो लोग होते हैं उनको हम किशोर अवस्था का बोल देते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे देश में, है ना, आप देखोगे 5वां जो सबसे बड़ा हिस्सा है, हमारे देश में जवान लोग बहुत ज्यादा हैं, जवान लोग बहुत ज्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो जवान लोग हैं, जैसे मैं तुम्हारी बात करूं, तुम भी इस किशोर अवस्था का पार्ट हो, और तुम आगे चलकर क्या बनोगे? तुम आगे चलकर हमारे देश का एक मानव संसाधन बनोगे। तुम में से बहुत सारे बच्चे इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, है ना, यूट्यूबर बन जाएंगे, रील्स पर नाचेंगे, डांस करेंगे। तो ये क्या है सर? ये एक तरीके से हमारा यूथ जो है किशोर अवस्था में जो है एक तरीके से भारत के लिए मानव संसाधन बनने वाला है। तुम हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले हो, ठीक है। तो खुश हो जाओ बेटा, तुम्हारी ही बात की जा रही है, ठीक है ना। क्लियर हुआ? चलिए, अब यहां पे बोला गया है कि किशोरों को एक तरीके से सही रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है। ऐसा है ना कि अगर तुम लोगों को कोई सही रास्ता ना दिखाए, तुम भटक जाओगे, है ना, गलत काम में पड़ जाओगे। अगर सही शिक्षा ना मिले, शिक्षा का मतलब जो एक तरीके से सही, अगर तुम्हें एक तरीके से डायरेक्शन, दिशा ना मिले, तो तुम भटक सकते हो, नहीं भटक सकते। यहां पर भी वही लिखा हुआ है कि कहीं ना कहीं हमें इन किशोर अवस्था के जो लोग हैं इन पर काम करना पड़ेगा ताकि ये मानव संसाधन में बदल जाए। यानी कि अगर तुम पर काम नहीं किया गया
तो तुम बिगड़ जाओगे। जब बिगड़ जाओगे तो तुम अपने देश पर और अपने मां बाप पर बोझ बनकर रह जाओगे, तुम उनसे लोगे दे कुछ नहीं पाओगे। इसलिए इन पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किशोरों को सही पोषण में आवश्यक जो भी आवश्यक चीजें हैं, भोजन हो गया, अच्छी शिक्षा हो गई, अच्छी अच्छी एक है ना एक तरीके से आप बोल सकते हो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था हो गई, तो वो सब उनको मिले, एक अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी शिक्षा मिले, सब कुछ एक पोषण भरा हुआ खाना मिले उन्हें, क्योंकि बचपन से व्यस्तता की ओर बढ़ते समय उन्हें अधिक पोषण तत्वों की जरूरत पड़ेगी और इसके अलावा शिक्षा की भी जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे जो किशोर होते हैं हमारे बेचारे 10 से 19 साल की उम्र के, वो बेचारे गरीबी के कारण कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, उनके पास उनके शरीर में कोई पोषण ही नहीं बचता, अलग अलग बीमारियां हो जाती हैं। अलग अलग बीमारियां क्यों हो रही हैं? क्योंकि उनको खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पा रहा है ना। उनकी कार्य क्षमता और भी प्रभावित होती है, और कहीं ना कहीं जब उनकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी, उनकी काम करने की जो शक्ति है प्रभावित होगी, तो कहीं ना कहीं हमारा देश भी पीछे जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है हमारे देश में वो किशोरों का हिस्सा है ना। और कहीं ना कहीं यहां पर बात करूं, यहां पर अगर मैं लड़कियों की बात करूं, तो लड़कियों में तो हमारी जो किशोर अवस्था में लड़कियां हैं, इनकी तो हालत और भी ज्यादा खराब है, क्योंकि हमारा सामाजिक ढांचा कुछ ऐसा रहा है जहां पर लड़कियों को उतने अधिकार नहीं दिए गए। तो कहीं ना कहीं किशोरों की हालत तो खराब है ही है, इसमें भी अगर देखा जाए तो लड़कियों की हालत बहुत खराब है। अब यहां पर दिखाया है किशोर अक्सर विकास की प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं पर ध्यान नहीं देते, जिससे कुपोषण और कमजोर स्वास्थ्य जैसी कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। ये लोग इन पर ध्यान नहीं दिया जाता। जब इन पर ध्यान नहीं दिया जाता तो आप देखोगे कुपोषण और कमजोर जैसी जो स्थिति जो होती है वो पनपने लगती है। किशोरों में उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना है और शिक्षा का प्रसार बढ़ाना है, ताकि उनमें जागरूकता आए और वे स्वस्थ तथा समक्ष नागरिक की तरह जो है एक तरीके से बन सके। एक तरीके से आप देखोगे वो एक तरीके से एक समक्ष नागरिक जो है बन सके। क्लियर हुआ? हाँ है ना? फटाफट से बता दो जल्दी से। इतनी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई। हाँ, मतलब इन पर हमें काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, इन पर हमें काम करना पड़ेगा। इन पर क्या करना पड़ेगा? इन पर हमें जो है काम करना पड़ेगा। क्लियर हुआ ना? काम करना पड़ेगा इन पर। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ है ना? फटाफट से बता दो जल्दी से। हाँ, तो भैया हमारे जो किशोर हैं, तुम्हें अपने आप पर काम करना पड़ेगा, तुम्हें अपने प्रति संवेदनशील बनना पड़ेगा, ताकि तुम हमारे देश के लिए और हमारे बारे में भला सोच सको। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इतनी चीज क्लियर हुई? चलो ठीक है। तो भैया आप देखो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इसके लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए तुम पर काम करने के लिए। तुम्हारी सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अपनाई थी। अब इसको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में मैप के साथ में। एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, इसके बाद पूरा चैप्टर कंप्लीट है। वीडियो कॉल करनी थी, वीडियो कॉल। अब सुनो, वीडियो कॉल कर रहे हैं, ठीक है ना? अब वीडियो कॉल करने से पहले एक चीज बता दो, बस एक चीज बता दो मुझे बस, कि तुम्हें जो है चैप्टर समझ में आया या नहीं आया। फटाफट से बताओ जल्दी से, ये चैप्टर तुम्हें जो है समझ में आया? थोड़ा सा बता दो, एक मिनट रुक जाना, बस एक पोल करवा रहा हूं मैं। ये तुम्हें चैप्टर समझ में आया या नहीं आया? बस हो गया, बस चैप्टर कंप्लीट है। एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, उसको अगली क्लास में संडे को पढ़ लेंगे हम, बाकी पूरा चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है ना? क्लियर हुआ? चलिए, मैप वाले टॉपिक में पढ़ा दूंगा। और बेटा देखो ऐसा है कि मैं पहले से डिस्क्लेमर दे रहा हूं, हर किसी के पास वीडियो कॉल नहीं जाएगी। प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा, मुझे तुम सबसे बात करनी है और तभी मैं अवॉइड करता हूं वीडियो कॉल करना। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़कर विनती है, ये मत करना सर मुझे करो मुझे करो मुझे करो, क्योंकि मैं सबको कर दूंगा, चलो मैं सबको कर दूंगा, लेकिन हर किसी के पास कॉल नहीं जाती है। तो ये मत बोलना सर ने मुझे नहीं की, जानबूझ के मुझे छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया। ठीक है ना? क्लियर हुआ ना? तभी मैं अवॉइड करता हूं वीडियो कॉल करना, क्योंकि मुझे तुम सबसे बात करनी है भाई। अब ऐसा तो नहीं है ना कि एक बच्चे से बात करूंगा। अरे यार रुको ना, ओहो हो 95% बच्चों को समझ में आया। चलो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। चले ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए तो भैया ये देखो, ये तुम्हारे कुछ वो दे रखे हैं। चलो कोई बात नहीं, पहले एक काम करते हैं, पहले मैं वीडियो कॉल कर लेता हूं, है ना? वीडियो कॉल कर लेता हूं। स्टार्ट करूं? करूं? कर रहा हूं, चलो वीडियो कॉल कर रहा हूं। ठीक है ना? क्लियर हुआ? हाँ। और ये कुछ होमवर्क वाले प्रश्न है, कर लेना। ठीक है, ये होमवर्क वाले प्रश्न है, ये कर लेना तुम लोग। ठीक है ना? ये होमवर्क वाले प्रश्न कर लेना। क्लियर हुआ ना? चलिए तो भाई मैं तुम्हें कॉल करना हूं। अब देखो कोई भी हर किसी को कॉल करने की कोशिश करूंगा मैं, ये मत बोलना मुझे नहीं किया, मुझे नहीं किया। ठीक है ना? क्लियर हुआ? चलो एक मिनट, सबको करूंगा, देखो हटो, रैंडमली किसी को भी कर रहा हूं। ठीक है ना? एक मिनट रुक जाओ। सबको कर रहा हूं मैं। हेलो बेटा, हेलो, क्या नाम है बेटा आपका?
सबको कर रहा हूं भाई, मैं किसी को नहीं छोड़ा मैंने। हेलो बेटा, हेलो, क्या हाल है? ब- आवाज आ रही है मेरी? यस सर। बढ़िया आ रही है आवाज? अरे भाई साहब, दिखाओ दिखाओ, शक्ल तो दिखाओ भाई, शक्ल शक्ल भी तो देखनी है मुझे तुम्हारी। सबको लगा दी कॉल मैंने, सबको, ऑलमोस्ट सबको। बताइए, अब बताओ कहां पर है भाई ये? अब यही, इसी वजह से मैं कॉल नहीं करता, वीडियो कॉल, इसी वजह से मैं वीडियो कॉल नहीं करता, क्योंकि कुछ नहीं आता। चलो ठीक है। हाँ अर्पित बेटा, क्या हाल है? हेलो सर। हेलो बेटा, हेलो, क्या हाल है? अरे भाई साहब, चलो चलो चलो। प्रिंस बेटा, कैसे हो? बढ़िया? समझ में आ रहा है सब कुछ? पक्की बात है? आज देखो, आज अपनी आखिरी क्लास है। अरे सार्थक बेटा, क्या हाल है? अरे क्या हुआ भाई? अरे लड़कियां तो, अर्पिता बेटा कैसे हो आप? बढ़िया? अरे भाई, हैं? चलो ठीक है भाई। हेलो अर्पित बेटा, हाय। सार्थक, क्या हाल है? बस बढ़िया हूं मैं। तुम लोग की पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही है? हाँ है ना? यस सर। सही, पक्का पक्का सही चल रही है? झूठ तो नहीं बोल रहे? यस तो भाई देखो, आज अपना आखिरी लेक्चर है, तो मैं चाहता हूँ तुम लोग सब सेटिस्फाई हो ना प्रॉपर तरीके से, इतना भी पूरे साल पढ़ा है हमने। बिल्कुल पक्की बात है। और अभी एक क्लास और लगेगी अभी संडे को, ठीक है ना? संडे को एक क्लास और लगेगी अभी, ठीक है? पक्की बात है? क्लियर है ना? चलो 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 भाई, इतने ही लोग को जा रही है, मैंने बोला था कि टेक्निकल इशू आ जाता है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ठीक है। एक काम करते हैं भाई, हाँ तो एक काम करते हैं भाई, सबको कॉल नहीं जा सकती, समझो थोड़ा सा, स्क्रीन इतनी बड़ी है, सबको लगाया मैंने कॉल, तुम्हारे सामने एक एक बच्चे को कॉल लगाया मैंने, सबको नहीं जाती कॉल, ठीक है ना? ठीक है ना? चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, एंड करते हैं इस क्लास को। आई होप आपको सारी जो चीजें हैं, और हाँ एक चीज और, एक चीज और, जो पिछला चैप्टर मैंने पढ़ाया था लोकतांत्रिक अधिकार, है ना, उसके ये क्वेश्चंस आंसर लेके आया हूं मैं, तुम्हारी किताब के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, इन क्वेश्चन आंसर्स को मैं लेके आया हूं, ये देखो, ठीक है? क्लियर हुआ? ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं तुम्हारे पिछले वाले चैप्टर के, है ना? और लोकतांत्रिक अधिकार के सारे चैप्टर हैं ये, ठीक है? पिछला वाला चैप्टर जो है, इसके जितने भी क्वेश्चन है मैं लेके आ गया हूं, ठीक है ना? देख लेना। चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो भैया विदा लेते हैं हम तुम सबसे, ठीक है? विदा लेते हैं हम तुम सबसे, और पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। मिस करने वाला हूं मैं तुम्हें बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ अभी एक क्लास और बची हुई है, मैप की, मानचित्र की, एक टॉपिक बचा हुआ है, वो हम संडे को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना? डन है? अरे हाँ है ना? फटाफट से बताओ जल्दी से। चलो ठीक है, बाय।